सीरियस संभालेंगे साइकेट्रिक और साइकोलॉजी, ठीक है। और माइलस्टोन साबित होता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, किसके लिए? नर्स एड के लिए, जिसमें आपकी इमरजेंसी ओटी भी इंक्लूड हो जाती है, वो भी किसके पार्ट है? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के, ठीक है। हाँ, हो गया रिजल्व कर दिया, ठीक है। तो अपन आज किसकी बात करेंगे? बीएमआर एसआई। बीएमआई तो हो गया कंप्लीट। बेसल मेटाबॉलिक रेट, एक होता है बीएमआर, एक होता है आरएमआर। आरएमआर क्या होता है? बीएमआर तो सबको पता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। और आरएमआर क्या होता है? रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। क्या फर्क होता है दोनों में? क्वेश्चन आ सकता है भाई, हल्के में मत लेना, ठीक है। तो बीएमआर और आरएमआर, अभी तक बीएमआई का फॉर्मूला पूछा है, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट कहां से आ सकता है फॉर्मूला? बीएमआर का, ठीक है ना। और आरएमआर का भी आ सकता है। बीएमआर का भी किसी को नहीं पता होगा मेरे ख्याल से फॉर्मूला। एनीवन, कोई सिंगल स्टूडेंट? बीएमआई का तो सबको पता है, लेकिन बीएमआर का नहीं पता, नहीं है ना। लेकिन आ सकता है नो सेट में। तो अपन ये नहीं कहना चाहते कि नया था, नहीं पढ़ाया था, ठीक है। तो एक होता है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बेसल बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या बोलते हैं? देखो आपको पता है, अपनी बॉडी को कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। अपन सांस ले रहे हैं तो भी क्या चाहिए? बट इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस, एक्सपिरेशन इज पैसिव प्रोसेस। इसका में सांस ले रहे तो सीधी सी बात, एक्टिव का बोलते हैं पता है? जब बॉडी की एनर्जी क्या होती है? कंज्यूम, खर्च होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। पूछा जाता है, ध्यान रखना, ये तो एग्जांपल बता रहा हूं, बट क्वेश्चन इसका भी आता है। इंस्पिरेशन हमेशा एक्टिव प्रोसेस होती है, एक्सपिरेशन पैसिव। तो सांस भी ले रहे तो भी अपनी बॉडी की एनर्जी खर्च हो रही है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है? अपन बिल्कुल क्या होते हैं? कंफर्ट होते हैं। तो पेशेंट का जिसका बीएमआर चेक किया जाता है, उसका मींस हुआ कि बिल्कुल बॉडी फिजिकली बिल्कुल रेस्ट में है, मेंटली बिल्कुल रेस्ट में है, उसके बाद में भी उसकी बॉडी कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है, उसी को बोला जाता है बीएमआर, ठीक है। फिजिकली और मेंटली रेस्टिंग। तो इसके लिए पेशेंट जिसका बीएमआर चेक करना, उसको कम से कम 8 घंटे की नींद लेना जरूरी होता है, और कम से कम 12 घंटे पहले उसको खाना दिया जाता है, बाद में खाना नहीं दिया जाता जिसकी बीएमआर चेक करती है। क्योंकि आपको पता है, खाना खाते हो तो भी एनर्जी, और एसडी पढ़ा ना, व्हाट इज एसडी? आपने पढ़ा है, दूसरे ने थोड़ी पढ़ा है। स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ द फूड, तो उसमें ही तो पढ़ा था। अपन खाना खाते हैं, फिर एब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो जब खाना खाते हैं, एब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्ट होता है, एसिमिलेशन होता है, तो उसमें भी तो एनर्जी खर्च होती है। इसलिए पेशेंट को 12 घंटे पहले खाना दिया जाता है। पता चला चेक करने से 2 घंटे पहले खाना दोगे तो एनर्जी उसकी ज्यादा यूज हो रही है ना, तो वो बीएमआर एक्यूरेट नहीं मानी जाती। तो पहली कंडीशन तो ये याद होनी चाहिए कि बंदा फिजिकली और मेंटली जब रेस्ट पे होता है, तो उसकी बॉडी टोटल कितनी एनर्जी का यूज कर रही है, वो क्या होता है? बीएमआर होता है। दूसरी कंडीशन, कम से कम 8 घंटे पहले, कम से कम 8 घंटे पहले स्लीपिंग उसकी, यानी अच्छे से नींद ली होनी चाहिए, तभी तो क्या है? मेंटली रेस्ट। अब पता चला 1 घंटे बाद में चेक कर रहे हो और पहले आया है एडमिट कार्ड उसके एग्जाम का, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। मेंटली रेस्ट में थोड़ी बनता हो, अरे बैठा तो है आपके सामने, लेकिन एग्जाम का एडमिट कार्ड आया है, उसके 1 घंटे बाद बीएमआर चेक कर रहे हो, तो बड़ी मिलेगी ना। मेंटली वो रेस्ट पे नहीं है, और फिजिकली रेस्ट के लिए कुछ एक्टिविटी भी नहीं करना चाहिए। तो बंदे की फिजिकली और मेंटली जब रेस्ट पे होता है, तो बॉडी कितनी एनर्जी कंज्यूम करती है, वही होती है बीएमआर, ठीक है। अब सेकंड है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, यानी बंदा इसमें क्या करता है? अपनी रूटीन एक्टिविटी कर सकता है, यस, कोई ज्यादा बड़ा भारी भरकम काम नहीं करेगा, नॉर्मल रूटीन काम करेगा, उसके साथ में उसकी बॉडी कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है, वो क्या होता है? रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। अब क्वेश्चन ये आता है कि दोनों में से ज्यादा कौन सी की वैल्यू मिलेगी? आरएमआर, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल रेस्ट पे है फिजिकली एंड मेंटली, बट यहाँ वो अपनी रूटीन एक्टिविटी कर सकता है, उसके साथ में चेक की जाती है, तो हमेशा बीएमआर से ज्यादा होती है पेशेंट की आरएमआर। ये तो बेसिक फर्क हो गया, ठीक है ना, बीएमआर और आरएमआर का। अब देख लेते हैं डेफिनेशन। बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। तो बीएमआर एनर्जी और कैलोरीज नीडेड एट रेस्ट। एट रेस्ट में आपको याद रखना, मेंटल एंड फिजिकली रेस्ट, नहीं लिखा हो तो लिख सकते हो, मेंटली एंड फिजिकली। अब आप फिजिकली रेस्ट मान रहे हो, मेंटली रेस्ट नहीं मान रहे हो, तो कंसीडर नहीं की जाएगी। इसीलिए कम से कम 8 घंटे पहले उसको अच्छे से नींद होनी चाहिए उसकी, ठीक है। तो बीएमआर क्या होती है? एनर्जी और कैलोरी नीडेड एट रेस्ट और टू परफॉर्म बॉडीली फंक्शंस। बॉडीली फंक्शंस कौन से हो गए? सांस लेना, हार्ट काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है, ये तो है ना बॉडी के फंक्शन। तो इनके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। मेजर्ड एट लेब व्हाइल वेयरिंग ए स्पेशल मास्क, जिसको कैलोरीमेट्री बोला जाता है। कैलोरी, ठीक लिख लो, इसमें ऐड कर लेना 8 रेस्ट ब्रैकेट में मेंटली एंड फिजिकली, ठीक है, वो लिख दिया मैंने, मेंटली एंड फिजिकली रेस्ट होना चाहिए। वेरी गुड इवनिंग भाई, सभी को वेरी गुड इवनिंग, जो भी लाइव है आपको भी वेरी गुड इवनिंग। थोड़ी स्पीड बढ़ा लो तो ठीक है, ताकि मैं चाह रहा हूं आज जितना भी बच्चा पूरा टॉपिक करके जाएंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन की आज लास्ट क्लास, ठीक है भाई। तो थोड़ा जल्दी लिख लो, तो और एक्स्ट्रा चीजें जो भी है कवर कर लेंगे, ठीक है। लिख लिया, ये हो गई अपनी बीएमआर। बीएमआर एंड आरएमआर। बीएमआर इज टेकन आफ्टर 8 आवर्स ऑफ स्लीप, 8 घंटे की नींद के बाद में लेते हैं, क्यों? क्योंकि तभी तो मेंटली बंदा क्या है? रेस्ट पे है, ठीक है। एंड 12 आवर्स ऑफ द फास्टिंग, कम से 12 घंटे फास्ट होना चाहिए, वरना पता चला 2 घंटे पहले खाना खाया है, तो खाना खाते हैं तो भी एनर्जी चाहिए ना, एसडी है। कार्बोहाइड्रेट की कितनी बताई थी? नहीं लिखा वो लिख लो, और जो टाइम पे लिख लेता है वो मेरे को जवाब देते जाओ। कार्बोहाइड्रेट की एसडी है, ये भाई फेवरेट क्वेश्चन है, नोट सेट का एसडी है। कितनी होती है? 5 to 6%। फेट की 4%, और प्रोटीन की है सबसे ज्यादा मैक्सिमम 30%, और मिक्स डाइट की 12%। एसडी पता था ना। तो जब भी खाना खाते हैं अपन, तो अपने खाने को डाइजेस्ट करने में उसमें जो भी एनर्जी लगती है उसको अपन क्या बोलते हैं? एसडी बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बंदे को क्या रख रहे हैं अपन? फास्ट में रख रहे हैं, ठीक है, तभी उसको रेस्टिंग मानेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट,
आरएमआर इज टेकन अंडर लेस रेस्ट्रिक्शंस, बीएमआर में वेरी रेस्ट्रिक्शंस होगा, बिल्कुल एकदम कुछ खाना भी नहीं खा रहा है, कुछ एक्टिविटी भी नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में इसमें रेस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, बट आरएमआर में कम होता है, यानी अपनी रूटीन एक्टिविटीज बेसिक वो कर सकता है, ठीक है, इसलिए इसमें रेस्ट्रिक्शन थोड़े कम हो गए। बीएमआर चेक करते हैं तो उसमें रेस्ट्रिक्शन थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिख लो बीएमआर इज मोर एक्यूरेट और आरएमआर इज यूजुअली स्लाइटली हायर देन द बीएमआर। मेन एक्यूरेट अपन मानते हैं हमेशा बीएमआर को। अब अगर थोड़ा बहुत कार्य करेगा तो कोई कम भी कर सकता है, कोई थोड़ा कम भी कर सकता है, कोई 4 रोटी खाएगा, कोई उसकी जगह 6 भी खा सकता है, हो सकता है ना, तो उस केस में बीएमआर को एक्यूरेट माना जाता है देन आरएमआर, बट आरएमआर थोड़ी हमेशा ज्यादा होती है कंपैरिजन टू बीएमआर, ठीक है। इसके बाद में लिख लिया, टू इंक्रीज बीएमआर मसल मास गेन सो मोर कैलोरीज बर्न, 50 to 70% बर्न बाय मसल ऑफ टोटल कैलोरीज, ठीक है, क्या समझे, इसे लिखो, टू इंक्रीज बीएमआर, अगर बॉडी की बीएमआर बढ़ानी है तो उसके लिए अपने को एक कंडीशन जरूरी है, मसल मास ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए जिम जाते हैं जो बंदे तो क्या मसल्स मास को ज्यादा करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, फेट का बर्न ज्यादा होगा, भाई फेट ज्यादा बर्न होगा यानी कैलोरी ज्यादा बर्न होगी, तो यहाँ पे तो बीएमआर को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए मसल मास ज्यादा होना चाहिए, सो मोर कैलोरीज बर्न, उससे कैलोरी भी क्या होगी, ज्यादा बर्न होगी, क्योंकि जब मसल्स अपन एक्सरसाइज करेंगे तो मसल्स सेल सेल में रेस्पिरेशन होगा, तो क्या चाहिए वहाँ, एनर्जी चाहिए ना, भाई सेल के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी, तो मसल सेल जितना ज्यादा फंक्शन करेगी उतनी एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो यानी मसल्स बॉडी में जितनी ज्यादा होगी उतनी कैलोरी बर्न भी ज्यादा होगी, ठीक है, तो 50 to 70% बर्न बाय मसल ऑफ टोटल, टोटल कैलोरी का लगभग आधा तो मसल्स जो अपनी बॉडी की वो बर्न करती है, इसलिए जिम जाते हैं वो मसल्स पे थोड़ा ध्यान ज्यादा देते हैं, ठीक है, ताकि उन्हें फेट या एक्स्ट्रा लिपिड वगैरह नहीं रहे, केवल रहे तो क्या रहे, मसल्स रहे बॉडी, तो भी देखते हो ना यहाँ से, हाँ, तो वो क्या मसल मास ही तो है, वो अपना मसल मास बढ़ाते हैं। अब लिख लो दोनों का डिफरेंस, मेजर्ड अंडर वेरी रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन, वेरी रेस्ट्रिक्शन होता है इस पे, बट वहां पे थोड़ा लेस रेस्ट्रिक्शन होता है आरएमआर में, मेजर्ड अंडर थर्मल नेचुरल एनवायरनमेंट, बिल्कुल यहाँ एनवायरनमेंट नॉर्मल रखा जाता है, पेशेंट को स्लीपिंग रेस्ट पे रखा जाता है, और यहाँ पे नीड्स प्रॉपर टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए, लैब के अंदर चेक किया जाता है, नॉट मेजर अंडर थर्मल नेचुरल एनवायरनमेंट डजंट नीड ए प्रॉपर टेस्टिंग, वो नॉर्मल चेक कर लिया जाता है। सब्जेक्ट हैज टू स्लीप एट लीस्ट 8 आवर्स, कम से कम बंदे को 8 घंटे की नींद पूरी करी होनी चाहिए, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। सब्जेक्ट हैज टू फास्ट फॉर 12, कम से कम बंदा 12 घंटे तक फास्ट में रहना चाहिए। सब्जेक्ट डजंट हैव टू फास्ट फॉर 12 आवर्स, मोर कॉस्टली होती है, मोर एक्यूरेट होती है, ये महंगी भी ज्यादा है और एक्यूरेट भी ज्यादा है, इसलिए मोर रिलायबल कौन सी होगी, मोर रिलायबल बीएमआर देन आरएमआर, और इधर कैलोरीज एस्टिमेशन इज स्लाइटली लोअर, कैलोरीज एस्टिमेशन उधर ज्यादा मिलेगी, इधर कम, सीधी सी बात है, कुछ करेगा तो कैलोरी ज्यादा बर्न होगी ना, पर नहीं करेगा तो फिर कैलोरी वैसे भी कम बर्न होगी। असेसमेंट इज नॉट एज इजी और रियलिस्टिक एज आरएमआर, बट उसका असेसमेंट इजी होता है, भाई नॉर्मल कभी कर सकते हैं, छोटी मोटी रूटीन एक्टिविटी है तो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, बट इसमें तो रेस्ट्रिक्शन होता है पूरा। अब पता चला उसको बोल तो दिया उसने कि मैंने 8 घंटे की नींद ली है, लेकिन जरूरी थोड़ी हो क्या क्या देखा था यूट्यूब पे, है, या क्या क्या काम कर फोन पे बात कर रहा तो भी रेस्टिंग थोड़ी है, नहीं है, ठीक है, उस टाइम में कई न्यूरोट्रांसमीटर, कई हार्मोन रिलीज होते हैं, बॉडी अप एंड डाउन होती है, ठीक है, और हार्मोन तो क्या चेंज करते हैं, बीएमआर को, तो इसलिए इसका इजी नहीं होता, उसका आराम से इजी होता है, कभी भी नॉर्मल रूटीन में कर सकते हैं, लिख लो। तो बीएमआर और आरएमआर दोनों का डिफरेंस आपको थोड़ा पता होना चाहिए बेसिकली। अब ये नहीं कि आर में रेस्टिंग वर्ड आ रहा है और रेस्टिंग वर्ड आते ही आप सोचोगे रेस्ट में तो यही होती है, नहीं, उल्टा है यहाँ पे मामला, रेस्टिंग आ तो आर में रहा है, बट मेन रेस्ट एक्चुअल रेस्ट किसमें करवाते हैं, बीएमआर में, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। रिवीजन चल रहा है क्या न्यूट्रिशन का, पीछे जो पढ़ा था मुश्किल चल रहा है, वरना एसडी बता दे, एसडी नहीं बता रहा आपसे, हम्म, जब भी टाइम मिलता है पढ़िए, बेसिक चीजें इंपॉर्टेंट चीजें, एक बार कितना टाइम लगता है रिवीजन में, कम लगता है, स्पीड बढ़ाओगे उतने सही रहेगा, उतने सिलेबस को कवर कर पाओगे। फुल फॉर्म तो याद रखना बीएमआर की और आरएमआर की, और याद रहे या नहीं रहे, ठीक है। फिर डेफिनेशन, डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है तो इन्हीं का आता है, तो मेंटली और फिजिकली रेस्ट पे है तो बीएमआर है, और रूटीन एक्टिविटीज के साथ में कर रहे हैं तो आरएमआर है, ठीक है, बीएमआर में से ज्यादा होता है देन आरएमआर, ठीक है। कैलोरीमेट्री का यूज करते हैं अपन, कितनी कैलोरी बर्न हो रही है उसको मेजर करने के लिए, देख लिया सभी ने। अभी तक जो बीएमआर का क्वेश्चन आया है डेफिनेशन का, और कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ठीक है, अब मेरे को बताओ किसमें ज्यादा होगा, फीमेल या मेल में, मेल का बीएमआर में से ज्यादा होता है क्योंकि उसमें मसल मास ज्यादा है, सीधी सी बात है ना भाई, जिसका मसल मास ज्यादा उसका बीएमआर ज्यादा, ठीक है, तो रखना नहीं, अब समझना है, और मेल में मसल मास ज्यादा इसलिए बीएमआर ज्यादा हो जाएगा, फीमेल में कम हो जाएगा, इसलिए मेल का स्टेमिना ज्यादा होता है, इसका क्या कारण है, अरे कोई भी काम करने का फिजिकल स्टेमिना है, हाँ, फिजिकल काम करने का, जैसे दौड़ लगाने को बोले तो ज्यादा कौन लगा सकता है ज्यादा टाइम तक, हाँ, तो उसका क्या कारण, ये हल्के में लेना, ये जीएम से चंडीगढ़ का क्वेश्चन है, ऐसी क्या अद्भुत प्रकृति या नेचर है उसमें, या ऐसी नेचुरल कौन सी चीज है जिसकी वजह से उसका स्टेमिना थोड़ा ज्यादा होता है, या उसको थोड़ा और कन्वर्ट करो, जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है, एचपी का लेवल ज्यादा होता है मेल में कंपैरिजन टू, इसका बताओ, तो दोनों क्वेश्चन आते हैं, दोनों का आंसर एक ही है, अरे कईयों को ये नहीं पता होता है या नहीं ज्यादा, हीमोग्लोबिन किसमें ज्यादा होता है, पक्की बात है, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है,
दोनों का रीजन, दोनों का कारण एक है, बट दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। जीएमसीएस ने अलग पूछा, एसआईसी ने अलग पूछा, अभी नहीं पहले, ठीक है। तो लिख लिया, लिखो भाई, सारी बनाइए, पूरी तरह टाइम लगेगा फिर तो। चलो लिख लो, कोई ना, लास्ट क्लास है वैसे भी, आ जाइए हैं न्यूट्रिशन की। टेस्ट तो नहीं होगा ना, मॉडल पेपर वगैरह, अब तो एग्जाम होगा सीधा, नहीं है ना, ठीक है फिर तो। हाँ वो रिवीजन जो पढ़ा है उसका रिवीजन कर लो, काफी है, ठीक है। मॉडल पेपर हो गए, 3-4 हो गए ना सर, ज्यादा हो गए, 4 हो गए, ठीक है। लिख लिया क्या, चलो ठीक है फिर। हाँ, अरे तो यार, अब देखो कितने दिनों का मैनेज करना पड़ रहा है एक बंदे को, है सबकी स्पीड सेम नहीं है, ठीक है। तो सबसे डिफिकल्ट काम हो जाता है ना मैनेज करना, ठीक है। तो चलो लिख लिया ना आप तो, ठीक है भाई। ये दोनों का डिफरेंस है, थोड़ा सा याद रखना है, किसमें ज्यादा किसमें कम। बीएमआर ज्यादा होती है देन आरएमआर, ज्यादा होती है देन बीएमआर। अब फैक्टर इफेक्ट बीएमआर, हाँ तो एमसीक्यू जो अभी तक बना है वो यहाँ से बना है, कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है या किसकी वजह से बीएमआर ज्यादा होती है। तो बॉडी कंपोजिशन की बात करें तो बीएमआर इंक्रीज इन लीन बॉडी मास, जेंडर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल बॉडी मास की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो लीन बॉडी मास यानी इसमें किसकी कमी है, एडिपोज टिश्यू की, ठीक है। तो इसमें मेनली मसल्स मसल्स है, तो मसल मास तो ज्यादा है ना, इसलिए इस पेशेंट का बीएमआर ज्यादा होता है देन ओबेज पेशेंट। ओबेज होता है तो मेन उसमें एडिपोज टिश्यू ज्यादा होते हैं, बट बीएमआर किसके बेस पे बढ़ता है, मसल मास के, यानी प्रोटीन ज्यादा है किसी की बॉडी में, क्योंकि मसल्स में ज्यादा क्या कोलेजन प्रोटीन, तो उसकी बॉडी ज्यादा कंज्यूम करेगी एनर्जी, क्योंकि एसडी कितना होता है प्रोटीन का, अभी बताया 30%, पेट का मात्र 4%। तो पेट पड़ा है बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, वो देने का काम करेगा लेने का नहीं करेगा, बट प्रोटीन पड़ी है तो बलिदान मांगेगी, सेक्रीफाइस मांगेगी, 30% टोटल कैलोरी का एनर्जी मांगेगी प्रोटीन। तो मसल्स में ज्यादा प्रोटीन होती है, कौन सी प्रोटीन, कोलेजन। तो प्रोटीन ज्यादा है तो उन सेल्स में रेस्पिरेशन हो रहा है तो भी एनर्जी ज्यादा चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, जेंडर की बात करें तो मेल में ज्यादा होता है कंपैरिजन टू फीमेल, वो कितना ज्यादा होता है, 10%। अगर मेल में 100 किलो कैलोरी बर्न हो रही है तो उसकी जगह फीमेल में 90 किलो कैलोरी क्या होगी, बर्न होगी, यानी 10% लगभग अपन। एज की बात करें तो चिल्ड्रंस की बीएमआर ज्यादा होती है देन अडल्ट, ये ध्यान रखना भाई, यहाँ मिस्टेक कर सकते हो। तो बच्चों की बीएमआर ज्यादा होती है। अब एक चीज और बताऊं मैं, बीएमआर को अपन हार्ट रेट से भी लिंक करते हैं, किससे लिंक करते हैं, ठीक है। जिसकी हार्ट रेट ज्यादा, उसकी ऑक्सीजन कंजप्शन भी ज्यादा होती है, उसकी सेल्स की जो प्रोसेस है वो भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो बच्चों की हार्ट रेट भी क्या होती है, अडल्ट से क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है। ऑक्सीजन कंजप्शन भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो उस केस में चिल्ड्रंस की बीएमआर ज्यादा होती है देन अडल्ट्स। फिजिकली एक्टिविटी की बात करें तो जो ज्यादा एक्टिव, ज्यादा स्पोर्ट्समैन, ज्यादा जो काम करा उसकी ज्यादा होगी। तो एथलेटिक्स की क्या होती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से। बट एक बात याद रखना, एथलेटिक्स की हार्ट रेट हमेशा कम होती है, वरना वो बताते हैं ये वो चेंज करके आ जाओगे। बट इनमें मसल मास भी तो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ मसल मास ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, सीधी सी बात है। बट एथलेटिक्स की हार्ट रेट इसमें कम होती है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। बता दो ना कारण क्या है, क्या कारण है, है? हाँ, अब मैं 2 बार में, ऐसे मानो 2 बार में मैं ले रहा हूँ इतनी सी ऑक्सीजन। अब जिस बंदे की कैपेसिटी बहुत अच्छी है लंग्स की एक्सरसाइज कर रखी है, वो एक बार में इतनी ऑक्सीजन ले लेगा, तो उसकी सांस भी धीरे धीरे लेना पड़ेगा, हार्ट को भी काम धीरे धीरे करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में ऑक्सीजन लेके पूरी बॉडी की डिमांड कर रही हो, ठीक है। ये कारण होता है। हार्मोन्स, हार्मोन्स की बात करें तो सबसे जो यूनिक क्वेश्चन आता है आपके थायरोक्सिन का। थायरोक्सिन हमेशा क्या करते हैं, बीएमआर को बढ़ाते हैं। दूसरा आता है आपका एड्रेनलिन, ये भी क्या करता है, बीएमआर को बढ़ाता है। और इसीलिए आप क्या पढ़ते हो, हाइपरथायरॉइडिज्म में पढ़ते हो ना, हाइपरथायरॉइडिज्म क्या होता है, बीएमआर क्या है, क्या हो गया, हाँ वो तो बोल रहा हूँ, इसलिए आप पढ़ते हो हाइपरथायरॉइडिज्म में बीएमआर क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि किसका लेवल बढ़ रहा है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा याद रखना कि बीमार को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, तो थायरोक्सिन में बीमार बढ़ती है, ठीक है। और यही तो कारण है कि हाइपरथायरॉइडिज्म में वेट लॉस होता है और हाइपो में क्या होता है, गेन है। ये यूज करिए बॉडी एनर्जी, दवा दवा तो क्या हो जाएगा, स्टोर हो नहीं पाएगी, तो वेट क्या हो गया, कम हो गया। तो मेन उसका कारण क्या होता है, बीमार होता है, ठीक है। क्लाइमेट भी डिपेंड करता है, जहाँ पे हीट ज्यादा है वहाँ एनर्जी ज्यादा चाहिए, ठीक है। या सुबह शाम की बात करें तो इवनिंग में ज्यादा एनर्जी कंपेरिजन टू मॉर्निंग। स्ट्रेस, अब बिल्कुल तभी तो स्ट्रेस, बीएमआर मेंटली उसको रेस्ट दे रहे थे, बिल्कुल रेस्ट, सोने के बाद में चेक कर रहे थे। अब दिमाग में 100 बातें चल रही है, यार एग्जाम है, ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, वो पढ़ा, इसके बाद में यानी वो स्ट्रेस है, तो बीमार क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा एनर्जी चाहिए ना भाई। तभी भाई कुछ भी अपन सोचते हैं तो भी एनर्जी बर्न होती है, ऐसी बात नहीं है। नई चीज देखते हैं ना अपन, अब पढ़ते हैं, आप बैठे बैठे पढ़ रहे हो लेकिन आपकी एनर्जी यूज हो रही है, है? ये थोड़ी फिजिकली काम करता है उसको आउटपुट मिलता है, मेंटली भी तो काम करना है ना, सही है। सबस्टांस जैसे कैफीन, निकोटीन, ये भी इंक्रीज करते हैं बीएमआर को। और साथ में किसको इंक्रीज करते हैं, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन कंजप्शन को बढ़ाते हैं। इनसे क्या होती है, O2 कंजप्शन है, बढ़ती है। अगर O2 कंजप्शन बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, हार्ट रेट भी, अरे तभी तो ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी, तभी तो ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी, ठीक है। तो बोलते हैं ना हाइपरटेंशन वाले को, अगर ऑलरेडी बीपी आई है अगर उसको आपने दे दिया तो काम तमाम भी हो सकता है, यस। तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन कंजम्पशन को बढ़ाते हैं। अब पता चला कि ऑक्सीजन बढ़ गई डिमांड, तो बेचारा हार्ट ही तो है ऑप्शन, हार्ट ज्यादा ब्लड दे सकता है तो वो अपनी तरफ से बेस्ट तैयारी करेगा, ज्यादा कार्डियो आउटपुट बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगी तो कार्डियो आउटपुट बढ़ेगा, तो ब्लड सप्लाई तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसका पहले से बीपी ज्यादा है और बढ़ा दिया तो क्या हो सकता है, ब्रेन हेमरेज, ठीक है। इसलिए इसका ध्यान रखा जाता है। बट ये साथ में और किसका काम करते हैं, डायबिटिक का काम भी करती है, कैफीन और निकोटीन, पता है ना, डायबिटिक्स का काम भी करती है। ये भी दोनों चीज ध्यान में रखना, डायबिटिक्स वाला यहाँ कंसेप्ट में जोड़ देना, फिर तो बीपी कम होनी चाहिए,
होता है ना भाई, कोई मतलब यूरिन आउटपुट बाहर आ रहा है तो बीपी क्या होना चाहिए, कम ही होना चाहिए भैया, कम नहीं होता। O2 कंजप्शन बढ़ाती है केपी नॉट निकोटीन, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखो भाई, बीएमआर कैलकुलेशन का फॉर्मूला, इसमें दो फॉर्मूला पढ़ने वाले अपन, ठीक है। ये लिख लो पहले, हैरिस बेनेडिक्ट फॉर्मूला, 10 मल्टीप्लाई वेट इन केजी प्लस 6.25 मल्टीप्लाई हाइट इन सेंटीमीटर, माइनस करेंगे 5 इंटू एज इन ईयर्स और प्लस करना है 5। ये किसके लिए हुआ, मेल और वुमन अलग नहीं, केस में ऐड किया हुआ। रुको भाई रुको, और भी लिखना, मेल ये तो वुमन का है, मेल का भी लिखना, ठीक है। ये लिखो भैया, ठीक है। तो दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो हैरिस बेनेडिक्ट फॉर्मूला होता है और एक मिफिन स्टीवन जॉर्ज फॉर्मूला होता है। ये मोर एक्यूरेट होता है और मोर प्रिसाइज होता है देन हैरिस बेनेडिक्ट फॉर्मूला। ये मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए, दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो एक बार लिख लो, अगर आपको याद रखना तो ये रखना है, एमसीक्यू इसी का आता है, ठीक है। क्योंकि जो अपडेटेड अभी रिसेंटली जो पूछा जाता है, बीएमआर का फॉर्मूला कौन सा होता है, मिफिलिन का, मिफिलिन एंड सेंट जियोर। ये इजी भी है वैसे देखे तो, उसमें तो बहुत माथा ज्यादा है ना, डाटा याद नहीं रख पाओगे। इसमें 10 मल्टीप्लाई वेट इन केजी प्लस 6.25 और मल्टीप्लाई हाइट इन सेंटीमीटर और माइनस कर देंगे 5 इंटू एज इन ईयर्स प्लस 5। जो चीज में याद रखनी है आपको, एक तो सेंटीमीटर में होता है, वेट केजी में होता है, बाकी डाटा आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे, ये थोड़ा ध्यान में रखना। और मेल और फीमेल में फर्क क्या होता है, प्लस 5 है और यहाँ माइनस 161 है, ये लिख लो। और लिखना नहीं, याद भी रखना है, बीएमआई के बाद में नंबर आता है फॉर्मूले का, तो इसी का आएगा बीएमआर का। तो इसमें आपको ज्यादा नहीं है, 10 से गुना करते हैं वेट इन केजी में, प्लस करते हैं 6.25 और हाइट इन सेंटीमीटर। हाँ हाँ जी, क्या 47.59, ये वुमन का इधर वाला, हाँ ऊपर वाला मेल का है ना, ये है, किससे ज्यादा हो जाएगा, पूरा निकालेंगे तो पता चलेगा ना। अरे वेट ज्यादा किस हो जाएगा, वेट से निकालेंगे ना, पर वेट कितना है, ज्यादा नहीं होगा, ये एक्यूरेट फॉर्मूला है। अब देखो आप इस वैल्यू को यहाँ ज्यादा देख रहे हो, यही तो है ना, तो आगे भी देखो ना, यहाँ फिर ये ज्यादा आ गई, मल्टीप्लाई ये, ठीक है। इसका ऐसे नहीं पता चलेगा, निकालेंगे तभी पता चलेगा, ठीक है। वेट कितना है, उसकी एज कितनी है, उसके बेसिस पे जब निकालोगे मेल और फीमेल का तभी पता चलेगा, ठीक है। और आगे एग्जाम्पल भी आएगा, उसमें और देखना, उसमें निकाल के भी देख सकते हो। डाटा दोनों के मैं दे दूंगा उसमें, ठीक है, एज और वेट, जो दो डाटा आपको मेन चाहिए। ये ज्यादा किसी यहाँ पे देखो 13 भी आ रहा है, एक डाटा देकर नहीं कर सकते ना अपन, ठीक है। एक तो आप वेट को 9 से गुणा करोगे, एक 13 से गुणा करोगे, ये तो केवल प्लस में है ना, तो गुणा करेंगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा, जोड़ेंगे तो गुणा से। अरे किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तब ज्यादा वैल्यू आएगी ना, देन तो यहाँ सीधा दिख रहा है ना, या आपको वेट को 13 से गुणा करना है और यहाँ मात्र 9 से गुणा करना है, ये तो 80 तो है, यस। हाँ, तो ऐसे नहीं बोल सकते, जब निकालेंगे आंसर आता है। अब वेट ज्यादा है तो उसमें ज्यादा भी आ सकता है देन मेल, बट सेम वेट के अगर दो मेल है, सॉरी मेल और फीमेल सेम वेट के है, सेम एज है, तब हमेशा किसका ज्यादा आएगा, मेल का, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इन्होंने इतना सोचा तो सही तो, अरे कम से कम इतना सोचा, चलो ये भी बढ़िया बात है बाकी भीड़ से कुछ तो अलग होने की कोशिश की, तो सबसे पहले तो इतना सोचा, उसके बाद में इतनी भीड़ में बोला, तो दो बार पात्र है, धन्यवाद के, ठीक है भाई। बाकी कईयों को पता ही नहीं लिख रहे हैं, चल रहा है नहीं, कईयों को पता नहीं क्या लिख रहे हैं, तो इन्होंने बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। लेकिन अपन गुना करेंगे तो उसमें ज्यादा आएगा मेल का, ठीक है बिल्कुल। चलो लिख लो ये बात, तो जो भी डाउट है तुरंत बोल दिया करो, पूछ लिया करो, पूछा तब निकला ना, कईयों के निकल गया है, नहीं पूछे तो क्या पता चलता अभी, इसलिए पेट का आफरा निकाल दिया करो पूछ के तुरंत, ताकि घर पे जाके परेशान ना हो, ठीक है। ये बात लिखो भाई, लिखो। अब देखो नीचे वाले में तो क्लियर है ना, +5 इधर -161 है। अब वो तो सामने नहीं देखेंगे, क्या बात, अरे सही आपने बोला, आपको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। आपने पूछा, ये बहुत बड़ी एडवांस सोचा इन सबसे, ठीक है। तो देखो नीचे वाले में देखो, यहाँ तो क्लियर पता चल रहा है ना, इसमें प्लस करो, इसमें माइनस हो रहा, बाकी तो सेम है, बाकी तो कोई फर्क ही नहीं है। और इसमें भी फर्क इसका पड़ेगा जब गुणा कर देंगे ना अपन, ठीक है। हाँ तो बहुत बढ़िया पूछा आपने, कम से कम लिख लिया भाई, लिख लिया, चलो आगे बढ़ो फिर। अच्छा लिखो लिखो, तो चलो तब तक दो लाइन पीछे वालों के लिए बोल देता हूँ मैं, ठीक है। कि पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ठीक है। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, थोड़ा और जोर लगा, थोड़ी और सब्र कर, थोड़ा और जोर लगा, क्योंकि किस्मत के जग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है, किस्मत के जग, ठीक है। ये बात है, तो अगर थोड़ा बहुत जंग मानते हो कि किस्मत मेरी, मानते हैं ना, कुछ लोग मानते हैं, ठीक है। तो जरूर मेहनत करो, तो जंग तो निकल जाएगा, मेहनत उसका इलाज, हाँ भाई। और अभी नहीं, वो इस हिसाब से बोली जाती है, ठीक है। फिर तो लाइनें चलती रहेगी, तो आप बुलाओगे तो इधर से आएगी, फिर तो उधर से, हाँ ठीक है भाई। अब लिख लिया होगा सबने, ठीक है। विच फॉर्मूला इज करेक्ट टू कैलकुलेट बीएमआर फॉर 34 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट, 34 साल का बच्चा है, बच्चा तो नहीं अडल्ट है, और उसका वेट नहीं दिया, केवल ये पूछा मेल के बेसिस पे आपसे, उम्र है और मेल, यानी मेल पेशेंट है, तो फॉर्मूला मेल का पूछा है, कैलकुलेट नहीं करना। बीएमआर इक्वल टू 10 इंटू वेट इन केजी प्लस 6.2, पहले ऑप्शन दे देता हूं मैं, कौन सा, ए बी सी डी,
ए पक्का? हाँ, और देख सी भी आ रहा है क्या किसी का? हाँ देखो यहाँ देख रहे हो तो डायरेक्ट केजी में, ठीक है, सेंटीमीटर से यहाँ ये दो तो वैसे अलग हो गए, क्लियर? इनमें तो फालतू का, ये इसको बोलते हैं एलिमेंट्री अप्रोच, बहुत हेल्प होती है एग्जाम में। अब बचा मामला दो का बचा, तो जस्ट अभी पढ़ाई आपने, +5 मेल में होता है, माइनस में 161 है, तो ये ठीक है। ये एग्जांपल देख लो, नॉर्मल लिख लो, नॉर्मल पूछिए 41 इयर्स और 5 फीट 10 इंच हाइट है, टाल है, 82 केजी वेट है, तो इसकी लगभग अपन माने ना तो 1720 कैलोरी बर्न 8 रेस पर डे, तो एवरेज 1500 से 1700 क्या होती है, एवरेज मानते हैं अपन बीएमआर। तो ये लिख लो, एग्जांपल है, कोई अगर एग्जांपल लिखना चाहिए तो ठीक है। यस ठीक है, आगे एवरेज वुमन के लिए 35 ईयर अगर है, 5 फुट और 6 इंच टाल है, 64 केजी वेट है, तो 13 टू 45, 1300 से लगभग 1500 फीमेल की होती है, 1500 से 18 बीच में मेल की नॉर्मल बीएमआर होती है। अगर नॉर्मल पूछ ले तो ये क्या है भाई, ठीक है, एग्जांपल से वैल्यू आपको याद रह जाएगी। नेक्स्ट लिखो नॉर्मल, लिख रहे हो क्या? लिखो लिखो। तो फॉर्मूला और नॉर्मल वैल्यू आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है, लिख लिया क्या भाई? काफी सारी जगह चेंज कर रहे, क्या बात है पता नहीं है। अब देखो लगभग आपके चेहरे याद हो रहे हैं मेरे को, ठीक है, तो लगभग पता चली जाता है कि कल ये बंदा यहाँ बैठा था, आज वहां बैठा है, ठीक है। हाँ सेकंड वाला याद रखना आपको, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, ठीक है, बट आपको सेकंड याद रखना, एग्जाम में सेकंड पूछा जाएगा, फर्स्ट वाला नहीं। अपडेटेड और एक्यूरेट में से कौन सा है? सेकंड है, ठीक है, तो सेकंड याद रखना। ए 40 मेल इज ऑन कंप्लीट रेस्ट, हिज आइडियल बीएमआर, ये इसमें नॉर्मल आपसे पूछिए, यानी नॉर्मल अडल्ट की आपसे क्या पूछिए, बीएमआर तो कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल अडल्ट की, ठीक है ना, तो ये लिख के आप आगे नॉर्मल लिख सकते हो, ठीक है ना। 2000 किसी के 2000 पे ज्यादा हो जाएगा ना, ये तो ज्यादा हो गया, मेल का पूछा, ये भी यहाँ पे क्या है, हाँ ठीक है, तो ये नॉर्मल इसके आगे लिख लेना, नॉर्मल है, एग्जांपल था बट ये नॉर्मल बीएमआर है, 1600 से 1800, ठीक है, नीचे लिखा भी, हाँ ये लिख लो, दोनों की लिख लो भाई, मेल और फीमेल की। मेन बर्न 16 टू 18 किलो कैलोरी, और किलो जूल में 1 किलो कैलोरी इक्वल टू हाउ मेनी किलो जूल, 4.2 से ना, एक्यूरेट ये होता है ना, और लगभग अपन राउंड फिगर में क्या लिख सकते हैं, 4.2, पढ़ा था ना, हाँ ठीक है, तो एक्यूरेट पूछे तो 4.18, और राउंड फिगर की बात करें तो 4.2 बोल देंगे। 4184 आया था ना, एनर्जी पढ़ा था जब उसमें, तो अगर आपको नहीं पता तो ये 1100 याद करना, और डाटा पता है तो निकाल सकते हो आराम से। तो 1600 से 1800 नॉर्मल किलो कैलोरी में होती है, 1100 किलो जूल में होती है ड्यूरिंग द डे एट कंप्लीट रेस्ट, तभी तो क्या हुई, तभी तो बीमार हुई। और आइडियल बीमार फॉर फीमेल 1400 से 1600 किलो कैलोरी और 1550 किलो कैलोरी, ये रेंज याद रखना तो, ठीक है, मैं रेंज याद रखनी भाई। और 5900 किलो जूल ए डे, मेल और फीमेल की दोनों नोट करके लिख लेना, नॉर्मल वैल्यू भी आनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला हो गया, मेल की और फीमेल की नॉर्मल वैल्यू हो गई, 3 क्वेश्चन तो बाहर नहीं जाएंगे अपने बनेंगे तो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देख लेते हैं अपन, एनाइन गैप, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है, एम्स का क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने, मेरे कहने पे नहीं इंपॉर्टेंट, एम्स ने माना इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये बातें भी डिफरेंशिएट करना सीखो। तो क्या होता है भाई, कौन बताता है राइट जवाब? पक्की बात है, पहले पढ़ेगा नहीं पे, तो फिर स्पीड पे कैसे बोल सकते हो, है? ये तो फिर तो आप नॉर्मल बेसिक बता रहे हो, ठीक है, तो इसका देखो पहले, ठीक है ना, एन मेजर नॉर्मल एन, ये तो हो ही नहीं सकता ना, एनआईन गैप बोलते हैं केटाइन प्लस एनाइन के गैप को, तो ये कैसे कर सकते हो आप सही, ये तो केवल एनाइन का गैप है, एनाइन गैप बोलते हैं एजी केटाइन माइनस एनाइन, इन दोनों का जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, एनाइन गैप। 8 से 12 और 12 से 16, डिपेंड करता है पोटेशियम को ऐड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है, तो ये तो केवल एनाइन का गैप नहीं होता, केटाइन और एनाइन का गैप होता है, ठीक है। तो अनमेजर्ड एनाइन प्रेजेंट इन प्लाज्मा, जिनको अपन मेजर नहीं कर सकते वही तो निकालेंगे केटाइन में से माइनस, ठीक है, अनमेजर्ड, ये तो दो तो इकट्ठे कर दो, ये तो कोई मतलब नहीं, ठीक है, तो ध्यान रखना, आगे और लिख लो इसकी वैल्यू। यूज टू आइडेंटिफाई मेटाबॉलिक एसिडोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं एनाइन गैप का। दूसरी बात, नॉर्मल एनाइन गैप होता है 8 से 12 मिलीक्यूलेंट अगर पोटेशियम को ऐड नहीं करे, अगर पोटेशियम को ऐड करे तो 16 तक हो सकता है, ठीक है, पोटेशियम को ऐड करे तो 16 तक हो जाएगा, बट इंपॉर्टेंट है अगर एनाइन गैप ज्यादा है, मोर एसिडिक, तो एनाइन गैप बढ़ रहा है यानी एसिडिटी बढ़ रही है, ठीक है, तो ये लिख लो। नॉर्मल वैल्यू का पूछा, अभी तक जो क्वेश्चन आया था ना उसमें पूछी थी नॉर्मल वैल्यू ऑफ द एनाइन गैप। देखो केटाइन हो गया, पोटेशियम केटाइन, सोडियम केटाइन माइनस क्लोराइड और बाइकार्बोनेट को माइनस करना होता है, तो केटाइन माइनस लिख सकते हैं अपन, एनाइन यही होता है जी, एनाइन गैप। नॉर्मल ब्लड में पाया जाता है सोडियम, बट अगर पोटेशियम ऐड करने के लिए बोले तब रेंज चेंज हो जाएगी, तो पोटेशियम को अगर ऐड करेंगे तो 12 से 16 से हो जाएगा। ये वैसे ये प्लस है ना, ये ऊपर का प्लस है भाई, फिर बोलोगे डबल वाई माइनस प्लस क्यों आ रहा है, ये माइनस है ना, ये यहाँ लगने वाला माइनस है, सीएल माइनस लिखते हैं ना,
वो है, ठीक है। यानी आप तो पेन से लिख रहे हो तो इस प्लस को यहाँ लिख सकते हो Na प्लस, और इस माइनस को यहाँ Cl माइनस लिख सकते हो, और ये भी ऊपर आएगा NaCO3 माइनस बाइकार्बोनेट, ठीक है, वरना लिख लिया होगा कहीं ने तो, और ये भी K प्लस यहाँ आएगा, तभी तो केटाइन हुआ, तभी तो Na हुआ, ठीक है। हाँ बी वाले करेक्ट है भाई, जिन्होंने बी आंसर दिया ना कमेंट बॉक्स में उनका सही है। तो एक बार आ चुका है नॉर्मल वैल्यू ऑफ एनाइन गेप, और आप रेडी रहना नेक्स्ट कि होता क्या है। तो केटाइन माइनस एनाइन होता है हमेशा एनाइन गेप, जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को चेक करने के लिए अपन करते हैं पेशेंट का। लिखिए भाई। अब इसके बाद में बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आएगा, जिसमें इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोस्टिक टेस्ट आने वाले हैं, लेबोरेटरी टेस्ट, जो मेनली बायोकेमिस्ट्री में करते हैं अपन, ठीक है। एक एजी रेशियो और होता है, ये तो एजी गेप होता है, वो एजी रेशियो होता है, कोई बताएगा? एजी रेशियो पूछा जाता है ना, एलएस रेशियो आते हैं ना रेशियो का। एलएस तो मैंने बताया भी आपको, कैसे मुकर सकते हो आप? नहीं मुकर सकते, बताया मैंने आपको, कहां पढ़ा था? है लंग सर्फेक्टेंट, लेसिथिन, स्पिंगोमाइलिन, क्या होते हैं दोनों? फॉस्फोलिपिड, कंपाउंड लिपिड। भाई ये याद रखना है, वो तो बाद में पहला क्वेश्चन नहीं बना था कि लंग सर्फेक्टेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, नन ऑफ द अबव। तो लिपिड करके आना है, लिपिड में भी कौन से हैं? फॉस्फोलिपिड होते हैं, ठीक है। और एजी होता है एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो, नॉर्मल में से क्या ज्यादा होती है? एल्बुमिन, ठीक है। और लेकिन अगर पता चले ग्लोबुलिन ज्यादा हो रही है यानी बॉडी में गड़बड़ हो रही है। नॉर्मल क्या ज्यादा होता है? लेसिथिन, बट अगर स्पिंगोमाइलिन बढ़ रहा है तो गड़बड़ हो रही है, यानी लंग्स मैच्योर नहीं है, ठीक है ना। और लंग्स मैच्योर नहीं है तो नो सीट का क्वेश्चन अगेन, क्या देंगे फिर? बेटा मेथासोन स्टेरॉइड आया था ना, कौन से में आया था? आया था नो सीट में कि लंग्स इमेच्योर है तो कौन सी कर देंगे? बेटा मेथासोन, ठीक है। और पता कैसे चलेगा? कैसे चलेगा पता? और अगर हाँ तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताओ, बच्चे का जन्म हुआ, अब आपको पता लगाना है कि जन्म होने के बाद में मरा है या अंदर ही मर गया था, कौन सा टेस्ट करेंगे? अरे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, मजा 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 क्वेश्चन है। नहीं अब सुनो मेरी बात, अब एक गुब्बारा आपके पास में, अब उस गुब्बारे में हवा है या खाली है? पानी में छोड़ते पता चल जाएगा, ठीक है। अगर गुब्बारा तो ऊपर तैरेगा, अगर हवा है तो क्या करेगा? ऊपर तैरेगा, अगर हवा नहीं है तो डीप हो जाएगा। यस सेम, अगर बच्चे का पता लगाना है कि इंट्रायूटेराइन डेथ हो गई थी या बर्थ के बाद में डेथ हुई है, तो उसको ले जाके पानी में तैराते हैं, उसके लंग्स को क्या करते हैं? पानी में तैराते हैं। अगर लंग्स पानी में तैर गए तो डेथ आफ्टर बर्थ हुई है, और अगर डूब गए तो बोले, उसको बोलते हैं बबल टेस्ट, बोलते हैं ना लंग्स मैच्योरिटी का टेस्ट, क्या बबल टेस्ट ही तो है बट ना बबल टेस्ट ये तो होता है, बबल टेस्ट और क्या होता है, ठीक है। बबल का बनता है जब उसमें हवा भरती है, तो पूछा जाता है कि बच्चा इंट्रायूटेराइन डेथ हुई है या बाद में हुई है, पता कि कौन से टेस्ट करते हैं? बबल टेस्ट करते हैं। एक बार लंग कंसेप्ट क्या है, एक बार जन्म हो गया यानी उसके रेस्पिरेशन स्टार्ट, रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया यानी लंग्स में एक बार तो एयर होगी। अब बाद में तो एनवायरमेंटल एयर जा रही है ना, क्या लंग्स भरे, अभी अपने लंग्स अगर पानी में छोड़े तो क्या होंगे? तैरेंगे, चाहे इंसान मरा हुआ हो फिर भी लंग्स क्या करेंगे? तैरेंगे। एक बार हाँ चली गई ना, दिक्कत बन गई। बट अगर इंट्रायूटेराइन डेथ हुई है यानी उसमें रेस्पिरेशन स्टार्ट है नहीं हुआ था, तो अगर उसके लंग्स को अपन पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। दिस इज कॉल्ड बबल टेस्ट, जो लंग्स मैच्योरिटी के लिए करते हैं, इंट्रायूटेराइन या यूटेराइन की बात में। उसके मजाक लगा मेरे को क्वेश्चन, नहीं मजाक, बट भाई सीरियस है, लेना है अल्ट्रानॉर्मल लेना, ठीक है, पूछा जाता है। ये बायोकेमिस्ट्री भी इसी में अपन ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला सीरम फेरिटिन टेस्ट किसके लिए करते हैं? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के लिए। लिखा हुआ है वो मैं नहीं करा, अपने लिख लिया था पहले, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए अगेन एक साथ ऐड किया मैंने। तो सीरम फेरिटिन करते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के लिए, और मैं ये भी बता देता हूँ गलत क्या करके आते हो। ट्रांसफेरिटिन भी एक ऑप्शन में होता है, चार ऑप्शन में दो तो कट कर देते हो, बचते हैं दो। एक में होता है सीरम फेरिटिन, दूसरा में ट्रांसफेरिटिन। अब आपके दिल में क्या गूंज रहा है? फेरिटिन फेरिटिन गूंज रहा है, लेकिन आगे सीरम है या ट्रांस है, जब तक वो नहीं पता सही नहीं कर सकते आप। तो हमेशा ध्यान रखना, सीरम फेरिटिन या ब्लड फेरिटिन है वो टेस्ट होता है, ट्रांसफेरिटिन मत करना, ऑप्शन में आएगा, ठीक है, गलती यहाँ पे होती है। दूसरा सीलिंग टेस्ट परनीसिस एनीमिया के लिए, ठीक है। अगर फिर परनीसिस की जगह एडिशन आ जाए तो भी एक ही बात है, ठीक है। अगर यहाँ पे देते इंट्रिंसिक फैक्टर के ऑब्जर्व के लिए, सॉरी विटामिन बी12 के अवशोषण के लिए कोई टेस्ट कर रहे हैं, तो भी कौन सा हो जाएगा? सीलिंग टेस्ट हो जाएगा। इंट्रिंसिक फैक्टर उसकी बॉडी में बना है या नहीं बना इसका पता लगाना है, तो भी ये टेस्ट हो जाएगा। अब पूछने का तरीका बदल सकता है, चीज वही है, ठीक है। ग्रोथ टेस्ट फिनाइल कीटोन यूरिया का, कब? आफ्टर 24 आवर्स ऑफ दी बर्थ। सैंपल कहां से लेते हैं? यूरिन का, ब्लड का। और न्यूबॉर्न का ब्लड का सैंपल हमेशा एडी से लेते हैं, एडी को इंग्लिश में हिल बोलते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है हिल पिक टेस्ट। अब पता चला उन्होंने ऐसे बोल दिया कि न्यूबॉर्न है, ग्रोथ टेस्ट का नाम भी नहीं दिया, इतना ही पूछा कि उसका सैंपल कहां से भेजोगे, तो हिल ही करना है। यस, तो कहां से लोगे? हिल से। इसलिए इस टेस्ट को अपन तीन बातें ध्यान रखनी है। फिनाइलकीटोन्यूरिया एक मेटाबॉलिक इनहेरिटेड इधर है डिसऑर्डर है, इसके लिए ग्लूटेट टेस्ट भेजेंगे, आप 24 आवर्स भेजेंगे सैंपल, किसका सैंपल भेजेंगे? ब्लड का, नहीं कि यूरिन का, ठीक है। सैंपल कहां से भेजोगे? वो तो आप ही भेजोगे नर्सिंग स्टाफ, अरे सैंपल तो आप ही निकालोगे ना, तो पूछ सकता है कि सैंपल कहां से लोगे, हैं? एंटीकोबेटल आर्टरी दे देगा और दे देगा सब कुछ, तो ध्यान रखना कहां से। और बोन मेरो का सैंपल कहां से लोगे? पूछते हैं ना, हाँ है, अरे पूछते हैं। अडल्ट में अलग होता है,
बच्चे में अलग होता है, तो ये चीजें ध्यान रखनी होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, हिलब्रिक टेस्ट, फिनाइलकीटोन्यूरिया। नेक्स्ट टीटीजी यानी टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज, ये ट्रांसग्लूटामाइनेज एक एंजाइम होता है, और ये एंजाइम क्या करता है, जो ग्लूटीन प्रोटीन होती है उसका डाइजेशन करता है, जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। बट अगर ये इसके अगेंस्ट, सॉरी, ये क्या बन रहा है, एंटीबॉडी बनता है, ये इस टिश्यू के अगेंस्ट क्या बन रहा है, एंटीबॉडी, आईजीए एंटीबॉडी बन रहा है। तो अगर ये एंटीबॉडी बन जाता है ग्लूटीन के अगेंस्ट, यानी वहां की म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगा, इसलिए उसको अपन नाम देते हैं सीलिएक डिजीज, ठीक है, सीलिएक डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट इसके लिए टेस्ट याद रखना भाई, हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए करते हैं, कौन सा, हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट। बट इसका अगर कंफर्मेटरी टेस्ट पूछे, अगर इसका कंफर्मेटरी टेस्ट पूछे तो क्या करोगे, अरे सीलिएक पता है ग्लूटीन से होती है, गेहूं में जो प्रोटीन पाया जाए, क्लियर है ना, ये चीजें पढ़ रखी है अपन ने, तो टेस्ट जरूर थोड़ा याद रखना। लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट, बट दिस इज ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट, नॉट कंफर्मेटरी टेस्ट, नॉट गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। यस, तो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होता है, लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट, जैसे डायबिटीज के लिए कौन सा करते हो, ग्लूकोज की जगह यहाँ क्या करना है, लैक्टोज करना, बस क्या फर्क है। डायबिटीज का कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है, जीटीटी, यही तो होता है। अरे डायबिटीज का कंफर्मेटरी है तो इसका कंफर्मेटरी हो जाएगा, क्या कोई फर्क थोड़ी है, इसमें ग्लूकोज का टॉलरेंस चेक करें, उसमें लैक्टोज का टॉलरेंस चेक कर लेंगे, बस ये तो फर्क है, ठीक है। और स्पेशल में मेन दो क्वेश्चन और आते हैं यहाँ से, है क्या बोला, हाँ सही बोल रहे हो आप, डेयरी प्रोडक्ट या मिल्क प्रोडक्ट स्पेशल को अवॉइड करने, ठीक है ना, तो डाइट पूछ लेते हैं, तो अवॉइड करने आपको मिल्क प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट। बट अगर मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड करें तो सीधी सी बात है, उसमें किसकी कमी हो जाएगी, कैल्शियम की, तो इस पेशेंट का स्पेशल आपको ध्यान रखना हाइपोकैल्सीमिया का, तो कैल्शियम के साथ में बाहर से देना है विटामिन D3, ठीक है ना, पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना कि लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले पेशेंट के लिए डाइट के हिसाब से आप नर्सिंग ऑफिसर को एडवाइस दोगे, तो उसको बोलना है भाई इसको डेयरी प्रोडक्ट या मिल्क प्रोडक्ट नहीं देने हैं, क्योंकि उसमें लैक्टोज शुगर कहां पड़ी थी, मोनोसैकेराइड है डाइसैकेराइड है, लैक्टोज, हाँ बहुत बढ़िया, डाइसैकेराइड, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से क्या बनता है, लैक्टोज बनता है, ठीक है, जो दूध में पाई जाती है, इसलिए तो मिल्क शुगर, तभी तो आप दूध अवॉइड करके आओगे, रट के जाओगे तो थोड़ी होगा, नहीं होगा, तो पहले पता होना चाहिए मिल्क शुगर है, दूध में पाई जाती है, इसे किसी बंदे को एलर्जी है तो दूध ही नहीं देंगे ना, भाई किसी से एलर्जी है तो उस एलर्जी को दूर रखो, आप ऐसे रटना बैठो लैक्टोज में नहीं देते फिर तो कोई मजा भी नहीं आएगा ना पढ़ने का, थोड़ा चेंज करा फिर कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो थोड़ा पढ़ने का तरीका चेंज करो, ठीक है भाई। बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए करते हैं, डायबिटीज मेलाइटस में स्पेशली ग्लूकोज यूरिन में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, इसका जो क्वेश्चन आता है वो बता देता हूँ, ये तो गया डायरेक्ट भाई शुगर में अगर आपको पता लगाना है ग्लूकोज यूरिन में आ रहा है या नहीं आ रहा, बट क्वेश्चन ये नहीं आता, थोड़ा लेवल का आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि अगर आपको रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का पता लगाना है तो कौन सा टेस्ट करोगे, बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है ना, ये तो पुराना बन गया, यूरिन में ग्लूकोज है या डायबिटीज वाला पेशाब कर रहा है, वहां पे मकोड़े लग रहे हैं, कीड़े लग रहे हैं, चीटियां लग रही है, तो सीधा इंडिकेशन है कि सीधी सी बात उसके यूरिन में क्या आ रहा है, शुगर आ रहा है, तभी तो चीटियां लग रही है वहां, ये भी इंडिकेशन है, ठीक है, हाँ, तो बट इसलिए तो पुरानी चीजें वो तो कोई बता देगा, बट क्वेश्चन थोड़ा लेवल का आता है, वो क्या आता है कि बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का जब अपन पता लगाते हैं तो उसके लिए कहते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट, और आ रखा है क्वेश्चन, क्या आ रखा है वो बता देता हूँ, क्वेश्चन आ रखा है कि बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव होगा किसके लिए, ऑप्शन होते हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, एक्सेप्शन पूछा है भाई, बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव होगा, एक्सेप्शन आ रखा है ना, पता नहीं होगा, तो जब तक आपको नहीं पता कि रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, कौन सा टेस्ट करते हैं, तो हमेशा इन तीनों के लिए ये पॉजिटिव होता है, बट सुक्रोज के लिए पॉजिटिव नहीं होता है, क्योंकि सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बाकी सभी रिड्यूसिंग शुगर है, रिडक्शन हो जाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ते हो, ठीक है, तो इनका रिडक्शन हो जाता है, इसमें बट सुक्रोज का क्या रिडक्शन नहीं होता, तो कौन कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है थोड़ा बता देता हूं मैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर आती है अपनी, एक तो सुक्रोज, इसके अलावा जितने भी पॉलीसेकेराइड है, अब पता चला सुक्रोज का पहले पूछ लिया उसने, और नेक्स्ट टाइम उसने दे दिया स्टार्च, तो स्टार्च में भी नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो सुक्रोज और पॉलीसेकेराइड, इसके अलावा ओलिगोसेकेराइड, रेफिनोज, पता था ना, ओलिगोसेकेराइड में रेफिनोज, इन सभी में नॉन रिड्यूसिंग होती है, इसलिए बेनेडिक्ट टेस्ट नेगेटिव होता है, ठीक है, बट पॉजिटिव किसमें होगा, मोनोसेकेराइड, और मोनोसेकेराइड में से मेनली कौन सी होती है, रिड्यूसिंग शुगर, हाँ डाइसेकेराइड आएगा, सुक्रोज को छोड़ के लैक्टोज आ जाएगा, लैक्टोज उसमें आ जाएगा, ठीक है, तो मोनोसेकेराइड में आ गया अपने, इसलिए मैंने ऑप्शन 3 दिए थे, वैसे भी कर सकते थे, गैलेक्टोज का हो दिया, फ्रक्टोज का, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट दो टेस्ट होते हैं, दोनों किसके लिए करते हैं, नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग शुगर को डिफरेंशिएट करने के लिए, फेलिंग प्लस बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है, नॉर्मल पूछे तो यूरिन में ग्लूकोज का पता लगाने के लिए, ठीक है, नेक्स्ट जीटीटी, ग्लूकोज दो क्वेश्चन आते हैं इसके, एक तो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है किसका, डायबिटीज मेलाइटस का पता लगाने के लिए, प्रेगनेंसी में कब करते हैं, 24 से 28 वीक की पीरियड में करते हैं ना, हाँ सेकंड ट्राइमेस्टर हुआ ना, तो ड्यूरेशन याद रखना, 24 टू 28 वीक में प्रेगनेंसी में करते हैं, और कंफर्मेटरी टेस्ट भी होता है डायबिटीज मेलाइटस का, कितना ग्लूकोज यूज करते हैं, 75 ग्राम ग्लूकोज यूज करते हैं, ठीक है नॉर्मल, हाँ मोनो ग्लूकोज बोल रहा हूँ ना, और क्या बोलूं यार, ग्लूकोज इज मोनोसेकेराइड, यस ग्लूकोज इज मोनोसेकेराइड, डेक्सट्रोज आए तो भी गलत नहीं करना, वो यही बात है, डेक्सट्रोज आए ना तो भी ये कर जाना, ठीक है, सीरम एमाइलेज, बहुत बढ़िया है, शानदार क्वेश्चन आता है इसका, ये बायोकेमिस्ट्री टेस्ट इसलिए पढ़ रहे हैं, मेरे को पता सब पढ़ रखा आपने, बट मैं थोड़ा बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से यहाँ बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री तो अपनी है ना, न्यूट्रिशन प्लस बायोकेमिस्ट्री, अरे है या नहीं है, हाँ न्यूट्रिशन के साथ होती है, उसकी सगी बहन है, तो सीरम एमाइलेज कहते हैं अपन एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के लिए, एक्यूट में 5 गुना बढ़ जाता है, बट क्रोनिक में थोड़ा कम बढ़ता है, ठीक है ना, सॉरी उल्टा, इसके लिए स्वीट क्लोराइड टेस्ट करते हैं भाई, इसको उल्टा लिख लेना, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए करते हैं स्वीट क्लोराइड टेस्ट, सीरम एमाइलेज किसके लिए लिखना है, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के लिए, और सिस्टिक आपने लिख भी लिया होगा, मैं बोल रहा हूँ कोई गौर ही नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ अभी तो सुनो, यहाँ तो गलत भी लिखा हो सकता है ना,
तो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के लिए सीरम एमाइलेज करते हैं, स्वीट क्लोराइड टेस्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए करते हैं, ठीक है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए स्वीट क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। जब मम्मी अपने बच्चे का किस करेगी तो कैसा स्वाद आएगा, है सोल्टी स्वाद आएगा, सही है क्या बात, है सही है। तो वो थोड़ा घुमा के भी पूछ सकता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा किसिंग टेस्ट, है ना। तो रटना थोड़ी है, समझना अपने को। तो इसलिए मम्मी को बोला जाता है किस कर देखो बच्चे का, अगर नमक का सी स्वाद आ रहा है, थोड़ा अजीब वगैरह आ रहा है यानी गड़बड़ है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा अगेन, तो ये करेक्शन कर लेना भाई, ठीक है। एक वो सिर्फ क्लोराइड कर लेना, सेलिवोन टेस्ट, सेलिवोनॉफ टेस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आ चुका है, एमसीक्यू आ चुका है। सेलिवोनॉफ टेस्ट ये करते हैं, अगर आपको पता है, अपने पढ़ा था मोनोसेकेराइड में दो टाइप की शुगर, एल्डोज और कीटोज ग्रुप, पढ़ा था ना। मोनोसेकेराइड में अपने पढ़ा था, एक तो एल्डोज ग्रुप, एक होता है कीटोज ग्रुप। यस, एल्डोज में अपने ग्लूकोज गैलेक्टोज ये सभी एल्डोज में आते हैं, और कीटोज में मेनली पढ़ा था अपने फ्रक्टोज। यस, तो अगर एल्डोज और कीटोज का पता लगाना है कि एल्डोज शुगर है या कीटोज शुगर है, तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए अपन जो टेस्ट करते हैं उसको सेलिवोनॉफ टेस्ट बोला जाता है, एल्डोज और कीटोज का शुगर का पता लगाने के लिए, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है भाई। पढ़ाई हुई चीजें, ये पढ़ी हुई है अपने इंट्रोडक्शन में। अब आपको याद नहीं आ रही तो मैं क्या करूं, इंट्रोडक्शन नहीं अपने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ी है, इसका मींस आपको जरूरत है थोड़ी देखने की, किसको देखने की, जो पढ़ा हुआ है उसको देखने की, ठीक है। हाँ, तो एल्डोज और कीटोज को डिफरेंशिएट करना है तो उसके लिए अपन टेस्ट करते हैं सेलिवोनॉफ टेस्ट, तो ये थोड़ा नोट कर लेना, ठीक है। अरे है, मेरे को पता, सारणी थी, सारणी में उदाहरण लिखे हुए थे, एल्डोज इधर था, हाँ टेबल थी, तो मेरे को भी चैलेंज करो, मेरे को पता है मैंने क्या लिखवाया है, कम से कम अगर दूसरे सब्जेक्ट की बात करूं कि वहां लिखवाया या सर ने नहीं लिखवाया, तब तो आप बोलो तो अच्छी बात, मेरे भी डाइजेस्ट हो जाएगी। लेकिन मेरे को आज भी याद है, सारे दिखाई थी मैंने, इधर एल्डोज लिखा है जिसमें ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज एंड हेक्सोज, यस, दो मिल गए उनको, ठीक है। तो कम से कम इतना तो ले लिया करो यूज यार अपने दिमाग का, कि बंदा खुद लिखा है वो कैसे हो सकता, आप आए नहीं होंगे उस दिन, ये अलग बात है, होता हो सकता है ना भाई, इसमें क्या नहीं हो सकता, हाँ ठीक है, लिख लिया। बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट, तो वहां पे यूरिन में आ रही थी शुगर, यहाँ रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का अगर पता लगाना है, और इंपॉर्टेंट है, आ चुका है भाई, सुक्रोज वाला आ चुका है, ठीक है। अब हो सकता है इस बार पुलिस शिकायत दे दे, तो एक ही बात है ना, तो थोड़ा नोट कर लेना। तो एक फेलिंग टेस्ट है और एक बेनेडिक्ट, और जैसे फाइलिंग कौन बताता है, फाइलिंग टेस्ट, फाइलिंग भी होता है ना, फाइलिंग साइन होता है, टेस्ट होता है, टेस्ट होता है बैलेंस से संबंधित फाइलिंग गिरना, इतना क्या सोच रहे हो, और बॉडी में बैलेंस का काम सेरिबेलम करता है यार, इतना क्या सोचना, सोचोगे तो याद नहीं आएगा। फाइल यानी गिरना, यानी बॉडी का बैलेंस गड़बड़ा रहा है, बैलेंस का काम कौन करता है, सेरिबेलम करता है। मैंने सेरिबेलम क्यों नहीं बोला, क्योंकि मेरे को पता है एल जिसमें आ रहा है वो एल का काम करता है, सेरिबेलम में एल आ रहा है तो बैलेंस का काम करता है, यस, ठीक है। बताई थी पहले, ठीक है, आपको याद है नहीं है, मेरे को नहीं पता, बताया था एल्कोहल में सबसे पहला सबसे जल्दी कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है, सेरिबेलम, तभी तो वो इधर उधर करता है, यस। सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा अफेक्टेड होता है, लीवर, ठीक है। चलो जो भी है, यहाँ वो मत लिखना भाई, वो बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट नहीं है, यहाँ मैं बायोकेमिस्ट्री का बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री का, वो न्यूरोलॉजिकल टेस्ट है, ये नीचे भी कुछ लिखा हुआ दिख रहा है मेरे को तो, है शुगर, ये क्या नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग केवल शुगर, ये पूरा टेस्ट नहीं है, लिख लिया। वीएम में टेस्ट, ये भी एक बायोकेमिस्ट्री टेस्ट है, इसमें किसका सैंपल जाता है, यूरिन का, रेनिलिन मेंडेलिक एसिड, तो यूरिन का सैंपल जा रहा है, तो कौन सी लैब में जा रहा है, बायोकेमिस्ट्री की लैब में जा रहा है, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री में। पहले बता दूंगा इसको तो कम देखो और उसको ज्यादा देखो, ये बता दूंगा, मेरे को पता है मैंने लिखा है ना, तो डोंट वरी, मैं खड़ा हूं सामने, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वीएम में टेस्ट मैंने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख सकते हो, थियोक्रोमोसाइटोमा के लिए करते हैं, वीएम में टेस्ट बहुत बार पूछा गया। दूसरी गड़बड़ होती है कि सैंपल किसका जाता है, यूरिन का जाता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है, ये आ गया डेहास टेस्ट, ये भी एड्रेनल फंक्शन के लिए और प्यूबर्टी में करते हैं मेनली, ठीक है। एड्रेनल हार्मोन का लेवल बढ़ा है या घटा है उसका पता लगाने के लिए। तो डीएचईए की फुल फॉर्म लिख लो, चाहे आप लिखना चाहो तो, डीहाइड्रो एपी एपी एंडोस्टेरोन सल्फेट लिख लो, मैं लिख देता हूं, डीहाइड्रो, डी यानी डीहाइड्रो, डीएच यानी डीहाइड्रो, ई का मींस एपी, एपी ठीक है, एंडोस्टेरोन और सल्फेट, ठीक है ना, ये डीएचईए की फुल फॉर्म हो गई, ठीक है। तो अगर प्यूबर्टी का पता लगाना है या एड्रेनल फंक्शन का पता लगाना है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, ये भी बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट है, ब्लड का सैंपल जाता है इसमें, और ब्लड का सैंपल जा रहा है बायोकेमिस्ट्री में, तो बायोकेमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है, लिख लिया। हाँ इधर लिख दिया भाई, यहाँ मत कोशिश करना, ये नहीं आएगा समझ में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चाहिए ना, कुछ चेंज होना चाहिए, बस ये चेंज करें, ठीक है। भाई दोबारा मेरे ये स्लाइड आपके पास दोबारा आएगी ना, तो आप देख के भी बता सकते हैं या नहीं, ठीक है भाई, फर्स्ट टाइम आई अभी तो, ठीक है। बीएनपी टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बी टाइप नाइट्रिक यूरेटिक पेप्टाइड, एनपी बीएनपी पढ़ते हो ना, तो कौन से हेड साइड के फेलियर के लिए करते हैं बीएनपी, अरे बी टाइप नाइट्रिक यूरेटिक पेप्टाइड, जब एट्रियम क्या होता है, स्ट्रेस होते हैं, उसी प्रकार जब वेंट्रिकल क्या होते हैं, हार्ट के स्ट्रेस होते हैं, तो वहां से क्या निकलता है, अगर वेंट्रिकल स्ट्रेस हो रहा है तो बीएनपी निकल रहा है, अगर एट्रियम स्ट्रेस हो रहा है तो एनपी निकल रहा है, यस। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर यानी लेफ्ट वेंट्रिकल स्ट्रेस हो रहा है, आगे पंप नहीं कर पा रहा, तो ब्लड आगे वहीं इकट्ठा हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, खिंचा हुआ है, स्ट्रेस होगा तो वहां किसका लेवल बढ़ जाएगा, बीएनपी का, और ये बढ़ा हुआ बीएनपी का लेवल किसको बताता है, केवल हार्ट फेलियर नहीं, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, और ये बोल रहा है राइट, राइट के लिए करते हैं सीवीपी मेजरमेंट, राइट के लिए हमेशा सीवीपी और लेफ्ट के लिए बीएनपी, बट कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ हार्ट फेलियर वो ये नहीं है जो आर का क्वेश्चन, ठीक है। बट बीएनपी पूछे तो लेफ्ट को प्रायोरिटी देना है, लेफ्ट राइट नहीं है तो सही है दोनों फिर तो, बट अगर ठीक है ना,
और एनपी कब करते हैं? जब एक्टिव स्ट्रेस होता है। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एंटागोनिस्ट हार्मोन होता है किसका? पढ़ते हो ना? नहीं बेटा, थोड़ा बहुत आ रहा होगा याद, बता होगा सर ने कहीं पे, है? एंटागोनिस्ट यानी उल्टा, जवाबी कार्रवाई, है? वो किसी चीज को बढ़ा रहा है तो ये घटा देगा, ये होता है एंटागोनिस्ट। एक होता है एगोनिस्ट, उसी को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है? किसका होता है? एडीएच का, यस, एंटी डायरेटिक हार्मोन का। एडीएच पानी को सक करता है, ये बाहर निकालता है। एनाइन गेप आ गया भाई, टू डिटेक्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये पहले भी बता दिया था मैंने, नॉर्मल कितना होता है और क्यों करते हैं। रोथरा टेस्ट इंपॉर्टेंट, ये दो तीन इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड में, तीनों ने चार हो गए, एक दो, एनाइन गेप भी पूछा गया है, रोथरा भी पूछा गया है, तो ये चारों इंपॉर्टेंट है। डीएचईएस नहीं पूछा अभी तक तो, ठीक है, बट ये तीनों तो एक बार नहीं बार बार और याद होना चाहिए, इनके बारे में सब कुछ आपको, ये नहीं किसके लिए करते हैं, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, सेपल किसका जाता है, सब ठीक है। ये टेस्ट क्या क्या, हाँ लिखा हो ना 2260 वगैरह, बिल्कुल बिना देखे, बहुत बड़ी बात नहीं आते इनको, हाँ तो मैं आपकी वो प्रशंसा कर रहा हूँ, डोंट वरी भाई, बिना देखे बोले ना तो बड़ी बात है ना। तो हेड टेस्ट किसके लिए करते हैं? 22 के लिए। बट अगर मैं बाइल पिगमेंट पूछता हूँ आपसे, स्मिथ टेस्ट, ये भी पूछा गया है, ठीक है, स्मिथ वाला आया होगा क्या? जो भी स्मिथ है, स्मिथ है, मैं तो मेरे नाम हिसाब से प्रोनाउंसिएशन याद रख रहा हूँ, ठीक है। आप क्या बोलोगे इसको? अरे बताओ ना, गलती तो मैं छोड़ रहा हूँ, बड़ी बात है। स्मिथ, स्मिथ, हाँ, स्मिथ, 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 ठीक है, मेरे को तो याद है, और आप अपने हिसाब से याद कर लेना, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, मैंने तो स्मिथ याद करता हूँ, मैं तो सही बोल रहा हूँ ना, फिर तो क्यों कर रहे हैं? हाँ, स्मिथ बोल रहा हूँ भाई, मेरे ख्याल से है ना। अरे देख लो ना, अपन कौन से लगा लो, स्कूल वाला ठीक लग जाएगी कोई स्कूल, एस सी आर आगे मैं निकाल के बता भी दूंगा, पक्की बात है, ठीक है, क्योंकि वो तो बना लगता है नहीं, 5 वर्ड पकड़ो इंग्लिश के, एस के आगे क्या क्या आ रहा है पता चल जाएगा, वो प्रोनाउंस कर लेंगे, डोंट वरी, बस टाइम का थोड़ा अभाव है, बाकी चीजें खोज देंगे कहीं से हो जाए, समझ पा रहे हो? हैं? हाँ, तो इसमें कोई इतनी बड़ी रामायण नहीं है, नई चीजें सर्च नहीं करनी है अपने को, केवल पता लगाना है। तो वो तो अपन जैसे 5 प्रोनाउंस ऐसे पकड़ो, एस के आगे क्या क्या आ रहा है, एस का प्रोनाउंस करते हो और नहीं कर रहे हैं उसे, से ना, डोंट वरी। डीसीटी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, डायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट, आता है नहीं आता? आता है एग्जाम में, इधर स्लाइड लगी है क्या, इधर भी लगी, ठीक है, उधर देख रहे हैं, मेरे साथ दीवार देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ठीक है, हाँ, तो अगेन इंपॉर्टेंट डीसीटी, डायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट, हेमोलाइटिक एनीमिया, और बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एक बात और बता दूं, डीसीटी और आईसीटी में आपके बड़ा लोचा भी हो जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है अपन समझ नहीं पाते, कई टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, तो एक डीसीटी होता है, एक आईसीटी, डायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट और एक इनडायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट, ठीक है ना, तो आपसे गड़बड़ हो जाती है दोनों में, चलो मैं बताने की पूरी कोशिश करता हूँ इजी वे में, सिंपल भाषा में। डीसीटी का मींस होता है डायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट, यस, डायरेक्ट का मींस जिस पेशेंट के एनीमिया है उसका सैंपल लेंगे तो उसमें डायरेक्ट अपन डिटेक्ट कर लेंगे, इसलिए बोला डायरेक्ट। अगर मदर की कोई हेमोलाइटिक एनीमिया है, एक प्रेग्नेंट महिला है, उसका खुद का हेमोलाइटिक एनीमिया का आपको पता लगाना है, तो कौन सा टेस्ट करेंगे? डीसीटी, सैंपल उसका ले लो तो डायरेक्ट हो गया ना। प्रेग्नेंट महिला है, क्वेश्चन दूसरा बन रहा है, उसके होने वाले बच्चे का अगर उसमें कोई ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एनीमिया हो रहा है, उसका आपको पता लगाना है, तो कौन सा टेस्ट करेंगे? आईसीटी, क्योंकि उसमें भी सैंपल तो मदर का लोगे, डीसीटी में भी सैंपल तो मदर का लोगे, लेकिन मदर का डायरेक्ट सैंपल ले रहे हैं यानी उसके खुद के अंदर है, तो डीसीटी बोल दिया आपने। दूसरे में भी सैंपल तो मदर का ही लिया, बट टेस्ट किसके लिए कर रहे हैं? बच्चे के लिए, तो उसके लिए क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया ना, समझ गए? बस यही फर्क हो, ज्यादा फर्क नहीं। दूसरी बात, ये एंटीजन कहां मिलेगा? अगर डीसीटी है तो एंटीजन कहां मिलेगा, और अगर आईसीटी है तो एंटीजन कहां मिलेगा? प्लाज्मा में कब मिलेगा? अगर इनडायरेक्ट है, क्योंकि ब्लड एंटीजन हमेशा कहां होता है? आरबीसी की सरफेस पे, यस, तो अगर मदर का होता तो कहां होता? सरफेस पे होता, तो डीसीटी हो जाता। लेकिन अगर सरफेस पे नहीं है, प्लाज्मा में घूम रहा है, यानी वो एंटीजन मदर का नहीं है, वो किसका एंटीजन है? बेबी का। तो दोनों तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है, कैसे भी पूछे जाए क्वेश्चन, क्या फर्क पड़ता है, बट दोनों है इंपॉर्टेंट भाई, इंपॉर्टेंट है, और लोचा हो जाता है जब तक नहीं समझते हैं तब तक, और तब तक निकल जाता है नो सेट, ठीक है, तो पहले टाइम रहते समझ जाओ और सीख लो, ठीक है। नेक्स्ट, आईसीटी हो गया, लिखो भाई लिखो, इंपॉर्टेंट चीजें आ रही, क्रीम क्रीम लाया हूं आपके लिए, है ना, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हल्के मत लेना इनको। अगर इन्वेस्टिगेशन का टेस्ट आता है, बायोकेमिस्ट्री का आता है, बाकी टेस्ट बहुत होते हैं, मैं केवल बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आज वो बोले थे ऑनलाइन में, सर एक दिन आपकी पूरी ट्रिक्स की एक साथ क्लास ले लो, मैंने कहा एक दिन ले लूंगा तो भी नहीं होगी पूरी ट्रिक्स तो, क्योंकि उनको कोई खोज करता नहीं हूं ना मेरी ट्रिक्स का, है नहीं तो कहीं बुक्स में मिलेगी, नहीं कहीं नोट्स में मिलेगी, मिलेगी तो अपने पास मिलेगी, ठीक है, लेकिन देखते हैं जब भी टाइम मिलेगा तो रखते हैं एक बार, है। नेक्स्ट, ब्रीफ टेस्ट, ऑक्लूड ब्लड के लिए करते हैं, ठीक है, स्टूल में अगर ऑक्लूड ब्लड है तो उसके लिए कौन सा करते हैं? ब्रीफ टेस्ट करते हैं, लिख लो, क्या हुआ? क्या? अच्छा माइक पीछे आ रही है भाई आवाज, आ रही है ना? आप लिखो, मैं थोड़ा पीछे भी जाके आ जाता हूं, उनको संभाल के आता हूं, लिखो भाई लिखो, वो भी जरूरी है, हाँ, कोई डाउट है पूछ भी लेते हैं ना, तो लिख लो आप तब तक, आवाज आ रही है ना यहाँ तक पीछे, बढ़िया, ठीक है, पीछे वाली आ रही है, हाँ यार मेरे पुराने चेले भी बैठे हैं इधर, बढ़िया है, हाँ आपको पूछना था यार क्या है? वो यार पूरा मेरे पढ़े का भी टाइम हो गया ना, सेल टेस्ट भी, वो है फ्यूक्रोमोसाइटोमा के लिए कुछ ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड आता है, तो वो हाँ मैं बता दूंगा, याद आ गया मेरे, ठीक है, बता दूंगा।
क्योंकि इसमें क्या होता है अपन केटाकोलेमाइन के लिए करते हैं, तो डोपामाइन केटाकोलेमाइन तो वही तो हो गया श्योर 100%। ठीक है ठीक है भाई, बढ़िया चल रही है। गांव गया था क्या? काफी दिनों बाद देखा है हैं? एमएससी प्रैक्टिकल, अच्छा एमएससी कर रहे हो आप हैं? अच्छा तो प्रैक्टिकल देन ठीक है, आप तो हो गया सब कुछ। और भाई बढ़िया बढ़िया चला, ठीक है अब लग जाओ, टाइम इतना ही है, एलिजिबल हो ना? तो हाँ फिर एमएससी कर रहे हो तो एलिजिबल, क्यों भाई? ठीक है बढ़िया चल रहा है, हाँ सही जगह बैठे हो बिल्कुल, ठीक है हाँ है, थैंक यू ठीक है हाँ लिख लो जरूर। हाँ भाई लिख लिया सभी ने, ठीक है फिर नेक्स्ट बेंगल टेस्ट किसके लिए करते हैं? बेंगल यानी चूड़ी, बेंगल यानी क्या होती है? क्या हुआ? यस आवाज आ रही है ना? तो बेंगल टेस्ट करते हैं प्रोटीन एनर्जी माइल्यूट्रेशन के लिए, ठीक है। अरे मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस चेक करना है तो चूड़ी यहाँ पे पहना दो ना, क्या फर्क पड़ता है? तो फिक्स कलर की चूड़ियां होती है अलग अलग कलर की, ठीक है। अगर बच्चे का नॉर्मल से कम है मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस तो चूड़ी ढीली ढीली चली जाएगी जो छोटी है, अगर ठीक है तो जो मीडियम साइज की हो जाएगी, अगर नॉर्मल से भी ज्यादा है तो फिर उससे भी बड़ी साइज की चूड़ी यहाँ तक पहुंचेगी। तो बेंगल टेस्ट किसके लिए करते हैं? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। स्वीट ये आ गया स्वीट क्लोराइड टेस्ट, वहां पे नहीं लिखा तो यहाँ पे लिख सकते हो। तो स्वीट क्लोराइड टेस्ट करते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, लिख दिया ना वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट ऑटोटोलिटी टेस्ट, वाटर में क्लोरीन का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? ऑटोटोलिटी टेस्ट। बेंजीडिन टेस्ट डिटेक्ट्स नो ब्लड इन स्टूल यूरिन और स्टोमक कंटेंट में अगर ब्लड है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए करते हैं बेंजीडिन टेस्ट, यस बेंजीडिन टेस्ट। अगर पेप्टिक अल्सर है पेशेंट के तो उसके लिए ये टेस्ट कर सकते हैं कि वहां पे ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही, हाँ कोई बोल रहा है पूछ रहे हो, ठीक है तो उसके लिए अपन ये टेस्ट कर सकते हैं। कोचेट टेस्ट, क्या बोलोगे भाई इसका प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से सोच लो, ठीक है ना। कोचेट कोचेट टेस्ट, ये बिलीरुबिन या बाइलिन यूरिन, बिलीरुबिन या बाइल यूरिन है तो कौन सा टेस्ट करेंगे? कोचेट टेस्ट, ठीक है। और इसे एक वर्ड और याद आ रहा है, आपने पढ़ा था न्यूट्रिशन में कहीं पे ऐसा मिलता जुलता वर्ड, चलो याद आएगा तो बताएंगे आपको, ठीक है। एक तो रोथ स्पॉट होता है, सॉरी हाँ आ गया, इंटुगमेटिव में पढ़ा हुआ याद आ रहा है, इंटुगमेटिव में कोप्लिक स्पॉट मिजल्स में होते हैं, उसकी जगह रूबेला में कौन से स्पॉट होते हैं? सेम ऐसा ही वर्ड है कोई, कोचिटियस स्पॉट्स बोला जाता है उनको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कोप्लिक स्पॉट मिजल्स में होते हैं, रूबेला में कौन से स्पॉट होते हैं? कोचिटियस स्पॉट्स, यस वहां पर इंटुगमेटिव में अपना, ठीक है लिख लिया, लिखो भाई लिखो, बस ये फिनिश हो गया आपके इसके बाद, ठीक है। ये टेस्ट फिनिश हुआ, न्यूट्रिशन तो बाकी है, अभी न्यूट्रिशन तो बाकी है, फूड एडल्ट्रेशन फूड फोर्टिफिकेशन, अभी अपना पोटेशियम भी बाकी है थोड़ा सा, है ना, तो देख लेते पूरे, लिख लिया ना। और बिलीरुबिन आ गया तो भाई लेवल याद होना चाहिए सबको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टोटल, है ना। हाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टोटल तीनों का लेवल आपको याद होना चाहिए, पूछा जाता है क्रिएटिनिन का और बिलीरुबिन का लेवल, लिख लिया। नेक्स्ट पोटेशियम, थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं एक बार, ठीक है। और तो बाकी सभी देख लिया, ये अपना बच गया था मिनरल जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है। तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि मोस्ट एब्यूडेंट कहां पाया जाता है? आईसीएफ में, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला केटाइन कौन सा होता है? पीपी याद बताया ना, पीपी। तो पोटेशियम इज केटाइन एंड फॉस्फेट इज एनाइन, इंट्रासेलुलर, ठीक है। क्रूशियल फॉर हार्ट फंक्शन के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, न्यूरो ट्रांसमिशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल करता है। नॉर्मल लेवल जरूर लिख लेना आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, ये होता है नॉर्मल लेवल। इसके बाद में हाइपरकैलेमिया का बोलते हैं, मोर देन 5.5 से ज्यादा होता है तब बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। टॉक्सिक का बोलते हैं, मोर देन 6.5 हो जाता है तो बहुत खतरनाक माना जाता है। और हाइपोकैलेमिया का बोलते हैं लेस देन 3.5 हो जाता है, बट सीवियर हाइपोकैलेमिया जो नुकसान कर सकता है 2.5 से जब क्या होता है कम होता है, ठीक है। तो ये डाटा भी थोड़ा आपको याद रखना है, तो ये लिख लो साथ में नॉर्मल रेंज के साथ में। मेन हेड के लिए पोटेशियम का रोल होता है, पूछा जाए तो प्रायोरिटी इसको देनी है, मॉनिटरिंग हमेशा पोटेशियम की प्रायोरिटी पे रखनी है, ठीक है। ये लिख लो तीनों चीज लिख लेना, टॉक्सिक का बोलते हैं, हाइपर का बोलते हैं, और सीवियर टॉक्सिक सीवियर हाइपोकैलेमिया का हो सकता है, रिसेंट स्थिति में भी हो सकता है, ठीक है। क्रिटिकल लेवल 2.5 से कम और 6.5 से ज्यादा होने पे क्रिटिकल लेवल हो जाता है पोटेशियम का, लिख लिया, ठीक। अरे लिखो लिखो 2.5 से कम होते ही और 6.5 से ज्यादा होते ही नुकसान हो सकता है, स्थिति में हो सकता है, पेशेंट का हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है। ठीक है आगे देखिए, हाइपोकैलेमिया लो पोटेशियम, हाँ अरे उसमें इतना क्या था यार, ये दो चीजें तो है इसमें, नॉर्मल लेवल सबको पता होना चाहिए और क्रिटिकल लेवल कितना होता है वो पता होना चाहिए, हाइपर और हाइपो का पहले से पता होगा आपको, ठीक है। ईसीजी चेंजेस भी अभी देखना बाकी है इसका, इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। बाकी कौन कौन सी कंडीशन जिसमें कम होता है ज्यादा होता है वो भी अभी देखेंगे, लिख लिया होगा आपको, ठीक है हाँ। हाइपोकैलेमिया लो पोटेशियम लेस देन 3.5 खोजिए, देखो अगर किसी पेशेंट के डायबिटिक्स चल रहे हैं, कौन से मेनली लूप डायबिटिक्स या लासिक जिसका एग्जांपल बहुत बढ़िया ग्लूटामाइड का लासिक, या वोमिटिंग के पेशेंट के तो भी किसका लॉस होगा। और यही तो क्वेश्चन आता है डायबिटिक्स का, तो सबको पता है कि अगर ये वो गैस्ट्रिक सेक्शन आएगा ना कहीं, नहीं है क्या, ये आ गया, ये नौ से क्वेश्चन आ गया, आया था अभी पिछले वाले उससे पिछले वाले, कि अगर किसी पेशेंट के कंटिन्यू गैस्ट्रिक सेक्शनिंग है तो उसमें देखने को मिलेगा, ये याद पूछा जाता है कोज ऑफ हाइपोकैलेमिया, ठीक है।
तो एक तो वोमिटिंग में कम होता है। अब अगर आपसे पूछे गैस्ट्रिक सक्शन, तो बात एक ही हुई ना, गैस्ट्रिक कंटेंट को बाहर निकाल रहे हैं, तो गैस्ट्रिक सक्शन में भी क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्टिक दे रहे तो भी क्या होगा, लॉस होगा पोटेशियम का, ठीक है। इसके अलावा एल्डोस्टेरोन का अगर लेवल बढ़ रहा है, यानी मैं कह सकता हूं कुशिंग डिजीज, यस भाई, कुशिंग डिजीज यानी एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ा तो पोटेशियम को बाहर निकालेगा, तो भी हाइपोकैलेमिया हो सकता है, यस। तो ये काफी सारी कंडीशन है जिसमें हाइपोकैलेमिया हो सकता है, ठीक है। हाइपोकैलेमिया की बात करें, या तो पेशेंट को आप बाहर से दे रहे हो उसमें ज्यादा दे दिया आपने, या पेशेंट के कोई बर्न है, या पेशेंट की कोई सेल या टिश्यू इंजरी हुई है, या पेशेंट के क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, या पेशेंट के आप पुराना ब्लड यूज कर रहे हो ट्रांसफ्यूजन में, ठीक है, या पेशेंट को पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक दे रहे हो, स्पाइनोलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो वो तो बढ़ेगी ना, ठीक है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट डिडोक्सिन का रोल जो पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन नॉट सेट का। बताओ डिडोक्सिन टॉक्सिसिटी किसकी वजह से होगी, हाइपो या हाइपर, हाइपर, और इधर से हाइपो, मतलब दोनों मत एक नहीं है तो गड़बड़ तो आपकी बात है ना। अरे पीछे वाले मान रहे हो भाई अलग अलग है, यानी तो गड़बड़ तो है, तो बिल्कुल गड़बड़ है। तो हाइपोकैलेमिया कैन कॉज डिडोक्सिन टॉक्सिसिटी, बट डिडोक्सिन टॉक्सिसिटी कैन कॉज हाइपरकैलेमिया, ठीक है। ये दोनों कंसेप्ट आपने, ठीक है, बट थोड़ा हमें रेडी क्या बना, समझ गए। तो ये कंडीशन से थोड़ी जो आपको याद रखनी है मैंने, ठीक है। अब इसी की अगर चेंजेस की बात करें तो हाइपोकैलेमिया में मेन चेंजेस है इन्वर्टेड टी वेव होगी, प्रोमिनेंट यू वेव होगी, एसटी सेगमेंट डिप्रेस होगा, तीन याद रखना हाइपोकैलेमिया में, आपका काम बन जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर हाइपर बात करें तो फ्लैट टी वेव होगी, प्रोलॉन्ग्ड क्यूआर इंटरवल हो जाएगा, पीआर इंटरवल हो जाएगा, ठीक है, और पीक टी वेव होगी, तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, बस ये पूछा जाता है, ठीक है। एनसी में उल्टा पड़ा था, याद रखना, क्यूटी और इंटरवल क्या हो रहा था, हाइपर में कम हो रहा था, हाइपो में बढ़ रहा था, ठीक है। हाँ, तो देखो हाइपोकैलेमिया लो पोटेशियम जैसे डायबिटिक्स में हो सकता है, बट अगर यहाँ पे स्पेयरिंग, अगर यहाँ पे पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक करते तो मत कर देना, उसमें हाइपर होगा, हाइपो नहीं होगा, ठीक है ना। ये मेनली लूप डायबिटिक और थायराइड डायबिटिक्स में होता है, एक तो लूप डायबिटिक देते हैं या थायराइड डायबिटिक देते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दी हाइपरटेंशन कौन, मैं मैलिग्नेंट की नहीं पूछ रहा, ओनली हाइपरटेंशन की ड्रग ऑफ चॉइस पूछ रहा हूं, थायराइड डायबिटिक्स, थायराइड डायबिटिक, लेकिन मैलिग्नेंट की पूछे तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ध्यान रखना इस बात, ठीक है। तो ये वर्ड मैंने लिखा इसलिए, और लूप डायबिटिक्स में आ जाता है क्रूसामाइड, ध्यान रखना डायनाइटिस कोज करता है, पता है ना इस बात का, ब्रिंगिंग इन द ईयर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो डायबिटिक्स हो गया, वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, पुअर डाइट यानी पेशेंट क्या ले रहा है, पोटेशियम बासी नहीं ले रहा, गैस्ट्रिक सक्शन हो गया, ठीक है। और फैनकोनी सिंड्रोम क्या इसकी वजह से है, एक्सपाइड टेट्रासाइक्लिन पढ़ा था ना, पढ़ा होगा आशीष ने, फैनकोनी फार्मा पढ़ा होगा। तो अगर एक्सपाइड टेट्रासाइक्लिन ले रहे हो तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपोकैलेमिया। तो किसी तो आ सकता है, नया नहीं होना चाहिए अपने लिए भाई, ये भी तो खोज होता है, क्योंकि फैनकोनी में क्या अफेक्ट होती है किडनी अपनी, कुछ में बता दिया मैंने, एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है तो पोटेशियम को धक्का देके बाहर निकाल रहा है, एल्डोस्टेरोन सोडियम को रिटेन कर रहा है, तो अपने आप क्या हो गया, कमी हो गई, कौन सिंड्रोम, डायरेक्ट एल्डोस्टेरोन की बात हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो पूरे बढ़ रहे थे, इसमें तो मेन कौन से बढ़ रहा है, एल्डोस्टेरोन बढ़ रहा है, तो ये तो करेगा ही काम, ठीक है। ये क्लियर, तो थोड़ा कुछ ध्यान रखना, लिखा हुआ तो लिखना मत, कहीं एक्सप्लेन कर देता हूं। सिम्टम्स, मसल वीकनेस होगी, फटीग होगा, पाल्पिटेशन होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, और एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा एमसीक्यू, ठीक है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है हाइपोकैलेमिया, ठीक है भाई, हाइपोकैलेमिया में एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है, मैंने बाकी सभी को नहीं किया, इस एक को राउंड में किया, यानी कुछ खास है, इंपॉर्टेंट है, सीधा हाइपोकैलेमिया का पूछा जाता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बीसीजी चेंजेस बता दिए मैंने आपको, लिख लो, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मींस सबको पता है ना, अरे उल्टा, उल्टा का उल्टा, ठीक है ना, नॉर्मल टी वेव ऊपर जाती है लेकिन नीचे आगे तो उल्टे हो गए ना, तो इन्वर्टेड का मींस होता है उल्टा, तो इन्वर्टेड टी वेव एसटी सेगमेंट क्या हो जाएगा, डिप्रेस होएगा, ठीक है, प्रोमिनेंट यू वेव हो जाएगी, ये होती है हाइपो में, ठीक है। तीनों याद रख लोगे तो काम बन जाएगा आपका, ठीक है। बट क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट है रीनल फेलियर का, जब आपने उसकी ईसीजी की तो वहां यू वेव प्रोमिनेंट मिली, तो भैया आपको किस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है वहां पे, डायबिटिक्स पे, ठीक है ना। डायबिटिक्स तुरंत डॉक्टर को बोलना है कि चेंज कर भाई, तो इतने दिन थायराइड लूप दे रहा है, आप पोटेशियम स्पेयरिंग करने की जरूरत होगी तेरे को, यस। तो इनडायरेक्ट आया तो ज्यादा घबराना आया हुआ है, वो डिपेंड करता कौन सा एमआई है, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड है, नॉन एलिवेटेड है, देयर आर सो मेनी कोजेस, वो सर ने बताए होंगे कार्डियोवैस्कुलर, ठीक है भाई, दो टाइप को अलग अलग डिपेंड करेगा ना, एलिवेटेड है, नॉन एलिवेटेड है, किस टाइप का है, इंफ्रैक्शन हुआ है या फिर नेक्रोसिस में काम, ठीक है, या इसमें है या इंफ्रैक्शन भी हो गया, ठीक है। हाँ, तो वहां पे अपन यहाँ पोटेशियम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पोटेशियम की, तो इसमें एब्डोमेन डिस्टेंस वाला नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता है, पोटेशियम सप्लीमेंट देंगे, पोटेशियम रिच फूड देंगे, मॉनिटर पोटेशियम लेवल रेगुलरली, मॉनिटरिंग करनी है पोटेशियम के लेवल की, प्रोसेस फॉर साइन ऑफ हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, एजुकेट पेशेंट ऑफ पोटेशियम रिच फूड एंड सप्लीमेंट्स, बनाना, पोटैटो, टोमेटो, स्ट्रॉबेरी, ये सभी किसके सोर्स होते हैं, पोटेशियम के, ठीक है, ये लिख लो, अगर नहीं लिखा है, बाकी कहीं अगर आपने पढ़ लिया होगा फंडामेंटल में तो आ गया होगा, नहीं है तो फिर तो मैं बता देता हूँ फटाफट जो इंपॉर्टेंट है, समझ नहीं आ रही हिंदी, इजीली अंडरस्टूड, यस, हाँ ठीक है, फिर नहीं आती तो भी यस बोल दिया करो, ठीक है, आ जाती इतनी तो आती होगी ना यार, है, बाकी ये तो वर्ड इंग्लिश की बोल रहा हूँ ना मैं, हाइपोकैलेमिया मैंने ये तो नहीं बोला सोडियम पोटेशियम कम हो जाता है, ठीक है, हाँ एग्जाम में भी आएंगे, पोटेशियम रिच फूड, बनाना, लीफ ग्रीन्स, स्पिंच, केले, नट्स, बनाना लिख लो यार, केले की जगह नट्स अच्छा लगेगा थोड़ा, सीड्स, ये बनाना लिख लो, बनाना, ठीक है ना, बनाना, ठीक है, नट्स एंड सीड्स, आलमंड्स और सनफ्लावर सीड्स, ठीक है। और ये कहाँ बेस्ट पढ़ा था अपने, विटामिन, विटामिन
ई के लिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें मुफा अच्छी खासी मात्रा में होता है, मुफा, और पुफा होता है सेफ फ्लोर में, पता है ना, पुफा किसमें होता है, सेफ फ्लोर में, ठीक है। हाँ भाई, मुफा पुफा याद रखना जरूर, ठीक है। ये इसी मजाक से आएंगे, क्योंकि एक बात और बता देता हूँ आपको, चाहे आपको लग रही होगी कि बंदा यार ठीक है, लेकिन यहाँ से आते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई चीजें थोड़ा समझने का तरीका अलग हो, क्या वो चीजें तो वही है, ठीक है। तो मैं थोड़ा चाह रहा हूँ रिलैक्स होकर उस हिसाब से आपको थोड़ा बता दूं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन पोटेशियम, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोटेशियम एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है कि कभी भी पोटेशियम को बोलने से नहीं देना है, कभी भी पोटेशियम को डायरेक्ट नहीं देना है। पोटेशियम को या तो आपको इन्फ्यूजन पंप से देना है, इसके साथ में पोटेशियम को डाइल्यूट करके देना है, और डाइल्यूट भी किसमें करना है, नॉर्मल सलाइन में देना है, और धीरे धीरे स्लो स्लो रेट से आपको देना है, ठीक है। ये दो तीन बातें जरूर थोड़ी सीधा यही पूछा जाता है। और एमाइडोरम को किसमें डाइल्यूट करोगे, आया था ना एसजीपीजीआई में, हाँ तो फिर आया नहीं आया था, दिया नहीं होगा पेपर, आया था क्या, हाँ 5% डेक्सट्रोज में डाइल्यूट करेंगे, ठीक है। चार पांच बातें याद रख लेना, फिर मीजल्स के वैक्सीन को याद रख लेना, बीसीजी के वैक्सीन को याद रख लेना, ह्यूमिडिफायर में क्या यूज करते हैं, कैथेटर के बैलून में क्या यूज करते हैं, एमाइडोरम को किसमें डाइल्यूट करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले और बाद में कौन सा सलाइन रखना है, और इसके अलावा हाँ आईसीडी ड्रेनेज सिस्टम के टाइम कौन सी बॉर्डर पास में रखनी होती है, ठीक है। तो ये काफी सारे क्वेश्चन है, आपके उससे पूछा जाता है, बता देता हूँ, ठीक है, बोल देता हूँ, लिखूंगा नहीं, ठीक है। फिर आप बोल देते हो ये मेरे पढ़ा हुआ, वहाँ लिखा, वहाँ लिखा, तो थोड़ी हमारे अंदर क्या हो जाती है कि यार वहाँ पढ़ लिया, फिर मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, काफी सारी चीजें स्टूडेंट की तो आदत होती है नहीं ना भाई। तो बोल देता हूँ, जिसको कैच करना है कर लेना। बीसीजी का वैक्सीन किसमें डाइल्यूट करते हैं, ये सीधा पूछा जाता है। बीसीजी का वैक्सीन हमेशा नॉर्मल सेलाइन में डाइल्यूट करते हैं, काफी सारे क्या बोल रहे थे, स्टाइल वाटर बोल रहे थे, ठीक है, तो नॉर्मल सेलाइन। मीजल्स का वैक्सीन हमेशा डिस्टिल या स्टाइल वाटर में डाइल्यूट करते हैं। जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उससे पहले बाद में हमेशा नॉर्मल सेलाइन पास में रखें। ऑक्सीजन देने से पहले जो ह्यूमिडिफायर, ये पूछे भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, पूछे जाते हैं बार बार, ह्यूमिडिफायर जो होता है ऑक्सीजन एडमिशन से पहले, उसमें हमेशा क्या डालना है, डिस्टिल वाटर या स्टाइल वाटर। जब आईसीडी लगाते हो तो उसमें 100 ml फ्लूइड डाला जाता है, आईसीडी पे लगाते हैं तो उसमें भी हमेशा स्टाइल वाटर डालना है, ठीक है। बाउल का जब इरिगेशन करते हैं तो ल्यूक वार्म वाटर, सेलाइन मत करना, सेलाइन से पहले प्रायोरिटी देते हैं ल्यूक वार्म वाटर को। सोचो ना आप, बोल लीजिए अनस्टाइल, अरे अपनी जीआई ट्रैक कैसी है, रटोगे तो याद नहीं रहेगा। मैं भी कुछ भी बोल देता अभी, फिर तो एनएस भी बोल सकता था ना, बट मेरे को पता है कौन सी चीज क्यों यूज करते हैं। तो बोल हमेशा हमेशा कैसी होती है, अनस्टाइल होती है, तो वहां सेलाइन स्टाइल डाल के क्या करोगे, बाहर से पानी पी रहे वही तो वहां जा रहा है, यस। तो ये कॉमन सेंस से याद रख सकते हो, कंसेप्ट से याद रख सकते हो, तो नहीं भूलोगे, और वरना तो मामला फंस जाएगा गाड़ी, ठीक है। अगर टीआरपी को कर रहे हो तो ग्लिसरॉल का याद रखना, प्रायोरिटी ग्लिसरॉल है, उसके बारे में सेलाइन एक अलग बात, ठीक है। ये कुछ बातें हैं तो जो आपको, ठीक है। एडमिट ये हाँ लिख लो भाई, लिख लिया नहीं तो एमाइडोरम बता दिया, डेक्सट्रो 5% में एसजीपीजीआई में आता अभी, ये फर्स्ट टाइम नहीं आते क्वेश्चन, ये वही आते हैं, वो पढ़े हुए होते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें वही आती है बार-बार, ठीक है। वो पूछ रहा है कि कैथेटर के बैलून में क्या डालते हो, तो बताया नहीं, तो भाई नॉर्मल सेलाइन की जगह स्टाइल वाटर का क्या आना है, डिस्टिल वाटर, नॉर्मल सेलाइन में जाना, उसका क्रिस्टलाइजेशन बन जाता है, ठीक है ना। हाँ, हाइपरकैलेमिया, हाई पोटेशियम, देखो पढ़ते टाइम कुछ कंसेप्ट अपने आप आ जाने चाहिए। ये बोल वाला कोई मैंने पढ़ा हुआ थोड़ी देखा था मैंने, तुरंत मेरे दिमाग में आया कि यार नॉर्मल सेलाइन क्यों नहीं ले रहे हैं यार, तो तुरंत आ गया कि यार जीआई रीजन स्टाइल, तो हो गया ना अपने आप के लिए मामला है। तो ऐसे दिमाग को थोड़ा फास्ट रखो, फास्ट, तुरंत केज वाले काम की चीज, अरे बहुत सारी बिना काम की चीजें भी होती है, ठीक है। तो काम की चीज थोड़ी केज करने की फुर्ती रखो। हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम मोर देन 5.5 बोल देंगे, हाइपर किडनी डिजीज में हो सकता है, किडनी डिजीज वाले पेशेंट को हो सकता है, क्योंकि पोटेशियम अगर ज्यादा तो बाहर को निकालेगी किडनी, तो किडनी तो काम ही नहीं कर रही, किडनी क्या नहीं कर रही, काम ही नहीं कर रही, तो उस केस में क्या हो सकता है, एडिशन डिजीज में उल्टा हो गया कुछ, तो एल्डोस्टेरोन कम है, एल्डोस्टेरोन कम है तो सोडियम को रिटेन नहीं करा, तो पोटेशियम अपने आप बढ़ जाएगा उसकी जगह। बैंड में पढ़ा दिया था मैंने, हाइपरकैलेमिया और हाइपोनेट्रीमिया, याद रखना, बैंड में हाइपरकैलेमिया और हाइपोनेट्रीमिया, सेल और टिश्यू डिस्ट्रक्शन में बढ़ता है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है, ट्यूमर का लाइसिस हो रहा है, पता चल रहा है नाम से, तो सेल का लाइसिस हो रहा है, क्या बढ़ेगा, पोटेशियम, और हाइपोकैल्सीमिया होता है इसमें, ये दोनों ध्यान रखना, ठीक है। और ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत दिनों तक पड़ा हुआ, बहुत दिन तो नहीं रख सकते हैं, 33 से 42 दिन मैक्सिमम रख सकते हैं। राइट आंसर आए तो दोनों ऑप्शन आए तो ये करके आना है, ठीक है ना, 35 टू 42 डेज तक रखते हैं अपन, बट दोनों आ जाए तो ये करके आना, वरना तो दोनों सही, ठीक है। तो इसमें अगर ज्यादा दिन का तो उसे मेडिकेशंस, एसी इनहिबिटर, पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक, ये अगर दे रहे तो किसका लेवल बढ़ेगा, पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा। एक्सेसिव इंटेक को पोटेशियम तो बढ़ना है फिर तो, पोटेशियम ओरल भी दे सकते हैं, आईवी भी दे सकते हैं। पोर्ट क्लोज सिरप देखी होगी कई ने हॉस्पिटल में जो गए हैं या थोड़े दिन काम किया ज्यादा दिन, तो एक पोर्ट क्लोज सिरप आती है, देखा है वो किसकी आती है, पोटेशियम की आती है, ठीक है। तो बस फिर क्या बात, आपने देखी है, आपने काम किया है, तो पोर्ट क्लोज सिरप यानी ओरल भी दे सकते हैं पोटेशियम को, तो पोर्ट क्लोज सिरप आती है, कभी भी पेशेंट के पास में नहीं रखना होता है, इस बात का है, अटेंडेंट के साथ में, हाँ नहीं रखना है। ये जरूरी नहीं जो पेशेंट के चल रही पूरी दवाइयां उसके साइड में रखे, अपन गड़बड़ हो सकती है, पोटेशियम चल रही है और उधर उसके दिमाग में आ गया कि यार मैं क्यों परेशान कर रहा हूँ स्टाफ को, डॉक्टर को, मेरे घर वालों को, इसमें उसको नॉलेज होना चाहिए भाई, तो पता है उसको पोटेशियम ये कर सकता है, तो गलत कदम उठा सकता है ना, तो भी बढ़ सकती है, जिम्मेदार कौन आएगा, आप। पोटेशियम उसके बेड साइड क्यों छोड़ा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सीबीआई में क्वेश्चन फिर आपसे पूछा जाएगा पोटेशियम बेड साइड में क्यों छोड़ा, यस। तो ये हाई रिस्क मेडिसिन कभी भी नहीं रखना होता बेड साइड, तो पोटेशियम में तो कितनी हाई रिस्क है सबको पता है, ठीक है। तो पोर्ट को सिर्फ दे सकते हैं, आईवी तो नहीं रखोगे, सबको पता है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, थोड़ा घुमा फिरा देते हैं, अपन क्या करते हैं, चक्री जाते हैं, चक्री जना का मिस कंफ्यूज हो जाते हैं, हैं, चक्री जना का मिस चक्कर खा के नहीं करना होता भाई, हाँ। लिखो सिम्टम्स, मसल वीकनेस, पाल्पिटेशन, लगभग सेम होते, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, हाइपरकैलेमिया में ज्यादा रिस्क है पेशेंट के अरेस्ट होने की, इसलिए आपने अगर देखा डीएनआर, अगर चलो एक्स्ट्रा चीजें ये लिखो आप। ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है पोटेशियम का, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, है, हाँ सभी आ जाएगा, के बाइंड, के जो याद कर रहे हो, ठीक है। पोटेशियम बाइंडिंग में आ गया आपका के बाइंड, कैल्शियम पॉलीस्टाइल सल्फेट होता है और के होता है सोडियम पॉलीस्टाइल सल्फोनेट, एक में सोडियम होता है, एक में
कैल्शियम होता है। डायलिसिस कर सकते हैं सीवियर केसेस में। या डेक्सट्रोज इंसुलिन नहीं है, ये कैसे हो सकता है? आ गया ना, इंसुलिन विद डेक्सट्रोज, ये तो मेन है। यस, हाँ। ब्रोंकोडायलेटर भी देते हैं, ये अभी नो शेप में आया था ना, अरे आया था नहीं आया था, आया था। तो अस्तालिन ब्रोंकोडायलेटर का भी अपन यूज कर सकते हैं। ये काम क्या करते हैं? ये पोटेशियम को शिफ्ट करने का काम करते हैं, ब्लड से उठा के कहां ले जाते हैं? सेल के अंदर, शिफ्टिंग का काम। सेम काम इंसुलिन करता है, ठीक है। और ब्रोंकोडायलेटर और कॉर्टिकोस्टेरॉइड दोनों एक साथ लिख देते हैं। और आप दवाई देने वाले हो, पहले कौन सी दोगे भाई? आता है ना, पहले डायलेक्ट होगा, अरे पहले रास्ता खुलेगा तभी तो कोई चीज अंदर जाएगी, पहले रास्ता खुलेगा तभी तो अंदर जाएगा। तो रास्ता खोलो, पहले रास्ता खोलने के लिए ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, यानी डायलेक्ट करते हैं ब्रोंकियल को, उसके बाद में कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना होता है, ठीक है। और आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट लिख दिया, तो पहले आई ड्रॉप, ठीक है, वरना अगर ऑइंटमेंट डाल के आई ड्रॉप डाल दिया तो धुल जाएगा मामला पूरा, धुल जाएगा ना फिर लिक्विड से, तो ठीक है। हाँ, तो कुछ चीजें हैं जो पहले क्या करना वो भी, हाँ। फोटो बैक पीछे वाला ले लो भाई, पीछे वाला ले लो, ये ले लो, हो गया। और एसी से जो अपनी पड़ी है वो चीज तो याद रखना, बाकी रखो या मत रखो। एसी इनहिबिटर का तो ड्राई कप, याद रखना ड्राई कप होता है ना, क्या होता है इसका साइड इफेक्ट होता है, बाकी अपनी विटामिन तीनों याद रखनी है, वो चाहे रखो मत रखो, ये जरूर याद रखनी है। कौन से होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, यस एंटीऑक्सीडेंट। बाकी एसी इनहिबिटर का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? ड्राई कफिंग होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ये तो लिख लिया होगा, है लिख लिया ना, ये तो पहले था उसके बाद पीछे, अरे लिखो यार, ये पता नहीं करती थी तो मैंने लिखा दिया होगा आपको, तो याद नहीं तो फिर सोच लिखा ही नहीं होगा, है याद नहीं तो सोचा पढ़ाया नहीं टीचर ने, ये गलत है ना, होता है ना, देखो वो सही है ना बात, ये होता है, ठीक है। तो इसलिए लिखा हुआ है आपके इंपॉर्टेंट जो चीजें बातें बता रहा है एक बार फटाफट, ठीक है भाई। आप फास्ट चलेंगे, फूड एडिटेशन वगैरह, मिड डे मील प्रोग्राम, कम्युनिटी में थोड़ी हुआ मिड डे मील, सर ने करा दिया मिड डे, अरे क्या इतना क्या, ये मैंने पहले भी आपको लिखाया कहीं पे, ठीक है, कहीं सोच के यार जो मजे ले रहा है क्या, कहीं लिखा आपने, ठीक है, तो इतना सीरियस मत लो इसको, ये आ गया फूड एडिटेशन। हाँ सुनो, मैं क्या करा था आपसे, हाँ क्या हुआ पीछे, हर चीज ठीक है, हाँ लिखो भाई लिखो, मैं हाँ क्या याद करा था मैं, मिड डे मील प्रोग्राम कम्युनिटी में हो गया नहीं हुआ, हो गया ना, ठीक है, फिर वो नहीं पढ़ेंगे, केवल फूड एडिटेशन, फूड फोर्टिफिकेशन, बट याद रखना मिड डे मील इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन के बेसिस के ऊपर, ठीक है, ब्रीफली ऐसे बता दूंगा मैं एक बार, ठीक है। फोटो ले लेना, हाँ ये तो हो गया, कब का ये लो ना फूड, देखो इतने नीचे मत जाओ, पहले इतना देख लो, फूड एडिटेशन यानी फूड में कुछ चीज ऐसी ऐड कर रहे हैं जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी खराब हो रही है, सीधी सी बात, और ऐड करने वाले बंदे को फायदा मिल रहा है, इकोनॉमिकल उसके बेनिफिट हो रहा है, उसको बोलते हैं फूड। बस ये इतना वर्ड समझ में आ जाएगा तो काम कर दोगे आप, डेफिनेशन में कुछ नहीं, डेफिनेशन नहीं आएगी, तो इसमें क्या करते हैं अपन, कुछ ऐसी चीज ऐड करते हैं जिसकी मिक्सिंग करते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं, देयर आर टू वर्ड, एक सप्लीमेंट होता है, एक सब्स्टिट्यूट होता है। ये 1 किलो कोई है घी, ठीक है, इसमें से मैंने 250 ml घी निकाल लिया, और यहाँ 250 ml मैंने कोई तेल डाल दिया, दिस इज सब्स्टिट्यूट, ये निकाला इसकी जगह दूसरा मैंने डाला, तो ये भी फूड एडिटिव में होता है सब्स्टिट्यूशन। मैंने क्या किया, 1 किलो घी था, इसमें 1 किलो और तेल मिला दिया, दिस इज मिक्सिंग, दिस इज, तो ये 2 किलो घी बन गया, ये भी फूड एडिटेशन है। तो पहला तो ये कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, मिक्सिंग या सब्स्टिट्यूट या कोई भी ऐड करें कोई चीज को हटा के, तो दोनों किस में आते हैं? फूड एडिटिव्स में आते हैं, ठीक है, बस डेफिनेशन में इतनी चीज समझ में तो मामला बन जाएगा। नेक्स्ट, अगर कुछ मिक्स ब्रांडिंग कर रहे हो, हैं फोटो, इसकी क्या फोटो लोगे, ले लो, ठीक है। देखो सब्स्टिट्यूशन, मिक्सिंग और मिक्स ब्रांडिंग कर रहे हो, कोई ब्रांड से कोई चीज आ रही है, बढ़िया ब्रांड से अपने घर पे बना के थोड़ा बहुत चेंज करके वो ब्रांड बाजार में बेचने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी किस में आ जाता है? फूड एडिटिव्स में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा ये थोड़ा देख लेना, ये चलो टाइप है तो कोई खास नहीं है, अरे टाइप नहीं है काम के, इसमें जानबूझ के और एक्सीडेंटली हो रहा है, बस वो टाइप है, इंटेंशनली यानी जानबूझ के, और एक्सीडेंटली तो कम ही होता है, कहां मिक्स हो गया दूसरी चीजें है। हाँ, अब देखो मिल्क में या तो वाटर ऐड कर देते हैं या चोक पाउडर ऐड कर देते हैं, और आजकल बहुत सारे केमिकल आ रहे हैं वो ऐड कर देते हैं, तो ये भी क्या हो जाता है, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च में पपीता के बीज ऐड कर रहे हैं, ये भी क्या है? फूड फोर्टिफिकेशन एडिटेशन, फूड एडिटेशन। मस्टर्ड ऑयल में आर्जिनिन कर रहे हैं, और ये तो कल क्या खोज कर रहा था, एपिडेमिक ड्रॉप्सी पढ़ा था ना। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एक बंदे ने अपने घर पे फूड एडिटेशन करने की कोशिश कर रहा है, और उसने सरसों के तेल में कंटाले का तेल मिला दिया, कंटाला जानते हो सभी, तो सरसों के तेल में उसने कंटाले का तेल मिला दिया, आजिकोन मैक्सिकाना, जिसके कांटे होते हैं, जिसके पीले फूल आते हैं, यस, तो उसका ऑयल मिला दिया, तो उसके कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, पेशेंट टॉक्सिक इफेक्ट कौन सा हो सकता है? एपिडेमिक ड्रॉप्सी, एडिमा हो जाता है, बताया था ना। हाँ, नेक्स्ट, घी में वेजिटेबल ऑयल बना देते हैं, वनस्पति घी बना देते हैं, चिली पाउडर में ब्रिक पाउडर, ईंट को पीस के डाल देते हैं, मिर्ची के पाउडर में ईंट को पीस के डाल देते हैं, लोग क्या क्या कर रहे हैं बोलो, है ना। तो ये सब इसके आते हैं, चलो इतने एग्जांपल काफी, बाकी आप समझ जाओगे क्या। अरे लो लो, ये तो अच्छा अपने न्यूट्रिशन सब्जेक्ट है ना, ठीक है, हाँ है, हो गया ना, हाँ ठीक है। तो आपको भी जल्दी है तो जल्दी, मेरे को भी डोंट वरी, पर इंपॉर्टेंट चीज इसलिए थोड़ा देख लो, ठीक है भाई। मैं कैसे बना फूड एडिटेशन पढ़ा है, फूड फोर्टिफिकेशन भी पढ़ा है, कैसे बना कम से कम, सही है ना। हाँ हाँ, बैठ जा भाई, अरे खड़े होने के लिए टांगे दी है तो बैठने के लिए भी भगवान ने कुछ देके भेजा, उसका भी यूज किया करो टाइम टू टाइम, ठीक है ना, वरना तो किसका सिद्धांत, डार्विन का, तो चीजें जिनका यूज नहीं करते वो लुप्त हो जाती है, पता है ना, तो टाइम टू टाइम यूज करना चाहिए, है यस। तो ठीक है भाई, खड़े मत होना, मेरी क्लास में वरना पीएफ एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडिल्ट्रेशन एक्ट, यस व्हाट इज पीएफ, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडिल्ट्रेशन एक्ट, ये कब आया था? 1954 में आया था, इसमें कोई खास चीजें डेट वो देख रहे हैं जो पूछी जाती है, अमेंडेड इन 1964 में, फिर 76 में, फिर 1986 में अमेंड हुआ था। इसके अलावा इसमें थोड़ा इतना ज्यादा है, इसमें मेनली प्रोटेक्शन करते हैं कि फूड एडिल्ट्रेशन लोग कम से कम करें, अगर करते हैं तो उनको फिर उस हिसाब से सजा मिलती है, ठीक है, या पेनल्टी मिलती है, तो ये पीएफ इसकी फुल फॉर्म जरूर लिख लेना।
ले लिया होगा, फोटो तो ले रहे हो, ठीक है, हो गया। हाँ नेक्स्ट है फूड स्टैंडर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ अपने इंडिया में। हाँ अरे किसी पड़ोसी ने ले लिया उसका भी तो यूज ले लेना फिर, किसी ने तो लिया होगा। आप सुनो फूड स्टैंडर्ड्स, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडेल्ट्रेशन स्टैंडर्ड, ये अपने आप में एक ऑथोराइज्ड बोल सकते हैं मार्क होता है जो पर्टिकुलर फूड कंटेंट की जांच करके अपना सर्टिफिकेट देता है, ठीक है ना, तो ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड हो गया। नेक्स्ट है एक मार्क, ये तो काफी जगह देखा होगा आपने, तो एक मार्क यानी अपन कह सकते हैं ये मेनली इंडिया के लेवल का है और ये भी एक प्रकार की फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसके भी आते हैं कुछ चीजें, तो ये भी अपने आप में सर्टिफाइड ऑथोराइज्ड ब्रांड है। आईएसआई, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट, ये भी अपने आप की कुछ ब्रांडिंग देता है, हालांकि ये तो फूड के अलावा भी काफी सारी चीजों की ब्रांडिंग के लिए इसको अथॉरिटी है, ठीक है ना। आईएसआई मार्का, कोई भी चीज लाते हो तो आईएसआई मार्का देखते हो ना, हाँ। पसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यस, तो पसाई भी इंडिया की है और ये जांच करती है गड़बड़ होती है तो पसाई, ठीक है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये ले लो आप, फोटो ले लो इसके, फुल फॉर्म लिख लो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, पसाई, तो ये लिख लो, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट, क्या पहले वाली, बिल्कुल ये लिख लिया सभी ने, पहले वाली देख लेना भाई से, ये ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बाकी नहीं इसमें, पीएपी एक्ट सबसे पहले कब आया था 1954 में, ये जरूर थोड़ा याद रखना, ठीक है, ठीक है, क्लियर मामला, हाँ ठीक है, चलो अपनी नोटिस नहीं, हाँ सुनो भाई, यूट्यूब हाँ भाई, आपके लिए खुशखबरी, अभी फ्री हो जाओगे आप 7:30 बजे, ठीक है, आधे घंटे का टाइम आराम से फ्रेश होकर फिक्स 8 बजे अली सर की यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है, तो सभी को वॉच करना देखना बढ़िया, ठीक है, ठीक।